हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर वेरी ओन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल वंस अगेन। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सबकी नीट प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और धमाधम अच्छे से आप डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे होंगे। और यही आशा करते हैं हम लोग कि भाई जिस तरह से मेरा डॉक्टर बनने का ड्रीम एक अटेम्प्ट में पूरा हुआ, एक अच्छी रैंक के साथ, फिर एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मुझे मिला और आज मैं एज ए डॉक्टर और एज ए टीचर दोनों तरह से सोसाइटी को सर्व कर पा रहा हूं, तो आप भी बहुत जल्दी अपना डॉक्टर बनने का ड्रीम पूरा कर सकें, आप भी एक अच्छे डॉक्टर बने। और मैं तो यही आशा करूंगा कि आप भी डॉक्टर बनने के साथ बिना मेडिकल प्रोफेशन को छोड़ें, टीचिंग में भी अपना कंट्रीब्यूशन दें बच्चों। क्योंकि जब डॉक्टर्स टीच करते हैं नीट एस्पिरेंट्स को, तो डेफिनेटली नीट एस्पिरेंट्स को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिलता है। आज बच्चों जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं इन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन लेक्चर, वो है वो चैप्टर जिसमें शायद ही कोई ऐसा नीट एस्पिरेंट होगा जो ये कह सके कि उसको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती या वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो। और वो चैप्टर है बच्चों जेनेटिक्स का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, एक बार मैं आपको बता दूं कि चैनल के ऊपर बच्चों आपको 3 तरह के लेक्चर्स अवेलेबल मिलेंगे। एक वो लेक्चर्स हैं जिनमें मैं खुद अपने हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करता हूं, वो काफी डिटेल्ड एंड कंसेप्चुअल लेक्चर्स होते हैं, इन डेप्थ लेक्चर्स होते हैं, और वो इस तरह से डिजाइन किए हुए हैं कि वो बच्चे जिनका टारगेट ये है कि भाई कुछ भी हो जाए बायोलॉजी में 350, तो मिनिमम उनका टारगेट है कि उससे कम तो आने ही नहीं चाहिए, है ना। मतलब जो 360 आउट ऑफ 360 का टारगेट लेकर चल रहे हैं, पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए डिजाइन है। पढ़ सभी सकते हैं, वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, बट उनमें जितना मैं पढ़ा देता हूं उसके बाद ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हाँ कि उसके बाहर से कोई क्वेश्चन आए। ठीक है, दूसरे तरह के लेक्चर्स इस तरह के लेक्चर्स हैं जहां पर हम डायरेक्टली एनसीईआरटी की पीडीएफ्स को लाइन बाय लाइन, यहां पर भी हर लाइन हम कवर करते हैं बच्चों। जहां मुझे जरूरत लगती है वहां पर मैं थोड़ा सा डेप्थ में भी जाता हूं। जैसे यहां पर अभी हम न्यूक्लियोसोम की जब बात करेंगे बच्चों, तो एनसीईआरटी ने आपको टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं दे रखे हैं। इतना बता रखा है कि न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन ऑक्टामर होता है, लेकिन उस ऑक्टामर में वो 8 मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, फिर एक H1 हिस्टोन दे रखा है, उसका क्या रोल होता है यहाँ पर ऑक्टामर के अलावा, वो चीजें। तो जो मुझे लगता है कि भाई एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में भी हमें थोड़ा सा जो एनसीईआरटी के बाहर जाने की जरूरत है, वो भी इन चैप्टर्स में, इन लेक्चर्स में मैं कवर करता हुआ चलता हूं, जो कि हमारे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वन शॉट लेक्चर्स हैं बच्चों। जो बड़े चैप्टर्स हैं उनको मैं 2 या 3 पार्ट में वन शॉट के फॉर्म में फिर मर्ज करके आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर देते हैं, और जो मीडियोकर या ठीक ठाक साइज के चैप्टर्स हैं उनको तो हम सिंगल शॉट में ही कवर कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, ये मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, मेजोरिटी ऑफ नीट एस्पिरेंट्स के लिए डिजाइंड है, ये तो सभी को पढ़ने हैं। एक और तरह के लेक्चर्स अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट करे हैं बच्चों चैनल के ऊपर, और वो है क्विक रिवीजन वीडियोस, जहां पर हर चैप्टर को 15-20 मिनट या मैक्स से मैक्स आधे घंटे के अंदर हम फटाफट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चैप्टर के, वो रिवाइज कर रहे हैं। वहां पर पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं होता है, हाँ, लेकिन जो क्रूशियल पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उन पॉइंट्स को हम मुश्किल से 15-20 मिनट के अंदर कवर कर लेते हैं बच्चों। वो लेक्चर्स पर्टिकुलरली कब के लिए डिजाइन है, जो आपकी लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन होती है बच्चों, या कई बच्चे ऐसे होते हैं कि पूरे साल अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाए, अब लास्ट में इतना टाइम तो है नहीं कि हम पूरे पूरे चैप्टर्स पढ़ पाए, तो लास्ट के 1-1.5 महीने में जो होता है ना कि भागते भूत की लंगोटी पकड़ना या एक लास्ट मोमेंट रिवीजन करना, वहां पर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। साथ में ट्रिक्स वीडियोस भी जहां जहां हमें जरूरत लगती है आपके लिए हमने चैनल पर प्रोवाइड कर रखे हैं बच्चों। एक और चीज, चैनल को हम एज बायोलॉजी एनसाइक्लोपीडिया डेवलप कर रहे हैं बच्चों। रोजाना बायोलॉजी टर्म, आपको कोई ना कोई बायोलॉजी टर्म एक्सप्लेन करके एक शॉर्ट के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है, बायोलॉजी फैक्ट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, एंड विद टाइम ये लाइब्रेरी बढ़ती जा रही है बच्चों। ऑलमोस्ट सारे बायोलॉजी चैप्टर्स अब 11th और 12th के चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। आउट ऑफ 38 ऑलमोस्ट 31-32 चैप्टर्स हमने अवेलेबल करवा दिए हैं बच्चों। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी पूरी नीट बायोलॉजी प्रिपरेशन विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी, 1 रुपया खर्च किए बिना इस चैनल के थ्रू हो सकती है। टेलीग्राम ग्रुप भी है बच्चों, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको डीपीपीस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो वहां पर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस यदि आपको करनी है, अगेन आपको एक एक्स्ट्रा एज चाहिए, आप तो चाहते हैं कि भाई हम तो 360 में से 360 क्रैक करें, तो फिर आप हमारी जो ई लर्निंग ऐप है, सर्चिंग ऐप, उसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहां पर आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा बच्चों, 2500 सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है नीट बायोलॉजी के, वो हमने सेलेक्ट करके वहां पर आपके लिए एक टेस्ट सीरीज बना रखी है, असर्शन रीजनिंग की एक टेस्ट सीरीज बना रखी है, और सिर्फ 99 रुपीज में अवेलेबल करा रखी है। एक मिनिमम कॉस्ट रखी है, ताकि, क्योंकि देखो बच्चों क्या होता है कि सब कुछ फ्री दे दो तो फिर फ्री की चीज की कदर नहीं होती, तो एक बिल्कुल एक मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस रखी है ऑफ ₹99। तो वहां से आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी
प्रैक्टिस कर सकते हो बच्चों। बहुत जल्दी आपको मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं, जो एनसीईआरटी की पीडीएफ है, वो भी डाउनलोडेबल फॉर्म में सोचिंग ऐप पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। जो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जो लाइंस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी बच्चों, मैं उनको हाईलाइट भी नहीं करता हूं, ठीक है, बता भी दूंगा कि इनको आपको रिवीजन के वक्त पढ़ने की जरूरत नहीं है, और जो इंपॉर्टेंट लाइंस होगी उनको हम हाईलाइट करेंगे, जहां जरूरत होगी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइंस को मैं अंडरलाइन और स्टार मार्क भी करता हुआ चलूंगा और आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा चीजों को। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न द इनहेरिटेंस पैटर्न्स एंड द जेनेटिक बेसिस ऑफ सच पैटर्न्स एट द टाइम ऑफ मेंडल। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर बच्चों हम कंप्लीट कर चुके हैं, और वहां पर और डिटेल में अपन ने उसको कंप्लीट कराया, पूरा डिटेल में मैंने पढ़ाया हैंड रिटन नोट्स के साथ। तो वहां पर जो इनहेरिटेंस पैटर्न होता है बच्चों, उसके बारे में हमने पूरा डिस्कशन कर लिया है। एट द टाइम ऑफ मेंडल द नेचर ऑफ दोज फैक्टर्स, फैक्टर्स वर्ड मेंडल ने किसके लिए यूज किया था बच्चों, जो आज की तारीख में हम जिनको जीन्स बोलते हैं, जिनके ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं अलील्स, तो अलील्स और जीन्स के लिए मेंडल ने फैक्टर्स वर्ड यूज किया था बच्चों। रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वाज नॉट क्लियर। तो मेंडल ने एक्चुअली क्या है कि मेंडल ने जब काम किया था तब जीन्स की एग्जैक्ट नेचर, केमिकल नेचर उसको नहीं पता थी बच्चों, तो उसने उसके लिए फैक्टर वर्ड यूज किया था, बट एग्जैक्टली फैक्टर होते क्या हैं ये उसको नहीं पता था। उसने एक हाइपोथेसिस बनाया था कि हाँ, थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट्स, कि हाँ कि भाई कुछ ना कुछ एक फिजिकल डिस्क्रीट एंटाइटी होती है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स के ट्रांसमिशन में रोल प्ले करती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होती है, और एक्चुअली बाद में डिस्कवर हुआ कि ये क्या है, जीन्स हैं बच्चों, अलील्स हैं बच्चों। Over the next 100 years, the nature of the putative genetic material was investigated, culminating in the realization that DNA, that is deoxyribonucleic acid, is the genetic material at least for the majority of organisms. In class 11th, you have learned that nucleic acids are polymers of nucleotides. यहाँ तक आपको कुछ भी हाईलाइट या मार्क करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये सारी चीजें बहुत बेसिक है। अल्टीमेटली यहाँ पर एनसीईआरटी क्या कह रही है कि मेंडल ने जब काम करा उसके करीब 100 साल बाद जाकर अल्टीमेटली हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे, ये जो जेनेटिक मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स के ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज नथिंग बट डीएनए इन मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मेजॉरिटी इसलिए बोला है बच्चों क्योंकि कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, यदि उनको छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट कंप्लीट लिविंग वर्ल्ड में जो आज की तारीख में जेनेटिक मटेरियल है बच्चों, दैट इज डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स में बहुत तबीयत से बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर में आपको डिटेल में भी पढ़ा चुका हूं, एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन भी पढ़ा चुका हूं, और दोनों ही जगह मैंने आपको न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज बहुत तबीयत से और बहुत डिटेल में पढ़ाया है ना। वही चीज यहाँ पर वापस से अभी कुछ पॉइंट्स वापस से रिवाइज होंगे। यहाँ पर भी आपको डीएनए का स्ट्रक्चर दे रखा है बच्चों, लेकिन जो बच्चे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनको आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं बच्चों, लगातार बच्चों की डिमांड आ रही थी, जो बच्चे इस समय कोटा में हैं या आसपास के हैं, कि सर नॉट ओनली ऑनलाइन बट आप ऑफलाइन क्लासेस भी कोटा में स्टार्ट कर दीजिए, ताकि जो बच्चे एटलीस्ट कोटा में हैं वो उन क्लासेस को अटेंड कर सके, फायदा ले सके। तो बच्चों फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ मे ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है आपके लिए, एक्सक्लूसिवली बायोलॉजी लेक्चर्स में लूंगा बच्चों। तो उसके लिए भी यदि आपको कोई भी डिटेल चाहिए हो, कोई भी इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीफोन नंबर मिल जाएगा बच्चों, उस पर आप अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं फॉर ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड आर द टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स फाउंड इन लिविंग सिस्टम्स। ये ऑलरेडी बच्चों हम जानते हैं, इसको एक बार हाईलाइट कर लेते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं बच्चों, दो टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए। दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, एज सच हम बायोमोलिक्यूल्स में कवर कर चुके हैं। जो मेजर डिफरेंस होता है बच्चों वो दो जगह होता है, एक तो शुगर के टाइप में होता है, जो पेंटोस शुगर होती है दोनों ही तरह की न्यूक्लिक एसिड्स में, राइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर राइबोज होती है और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर डीऑक्सीराइबोज होती है। डिफरेंस इन डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज शुगर क्या होता है बच्चों, राइबोज के सेकंड कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से यदि मैं ऑक्सीजन हटा दूं, ध्यान रखना यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं, जब उनसे राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में डिफरेंस पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि राइबोज के सेकंड कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप हटा दो। नहीं बच्चों, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं हटाएंगे, वो डीहाइड्रोक्सी हो जाएगा। यहाँ पर हम ऑक्सीजन, सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम हटाते हैं फ्रॉम दी OH ऑन द सेकंड कार्बन ऑफ राइबोज। सिर्फ ऑक्सीजन हटाओगे तो डीऑक्सीराइबोज शुगर बन जाएगी आपकी। तो एक डिफरेंस तो ये होता है। दूसरा डिफरेंस होता है बच्चों एट द लेवल ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस बच्चों हम पढ़ते हैं प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स दो टाइप के होते हैं बच्चों, पायरिमिडिन्स तीन टाइप के होते हैं। प्यूरिन्स में एडेनिन एंड गुआनिन, पायरिमिडिन्स में साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन हम पढ़ते हैं। तो वहां पर जो प्यूरिन्स होते हैं बच्चों, एडेनिन एंड गुआनिन, वो तो कॉमन होते हैं, आरएनए और डीएनए दोनों में ये दोनों टाइप के मिलेंगे। लेकिन एट द लेवल ऑफ पायरिमिडिन्स जब हम बात करते हैं बच्चों, तो डीएनए के अंदर आपको साइटोसिन और थाइमिन मिलता है, लेकिन आरएनए में साइटोसिन तो कॉमन है अगेन एज डीएनए, बट
थाइमिन की जगह यूरेसिल आपको मिलता है ना। तो ये डिफरेंसेस, बेसिक डिफरेंसेस होते हैं बच्चों आरएनए डीएनए में, और जो बाकी के डिफरेंसेस हैं आगे आ जाएंगे। अभी बायोमोलिक्यूल्स में एज सच हम पूरे डिफरेंसेस पढ़ चुके हैं डिटेल में। डीएनए एक्ट्स एज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बच्चों, जैसा भी मैंने आपको बोला कि ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में विद द एक्सेप्शन ऑफ सम आरएनए वायरसेस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए एक्ट्स एज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। आरएनए दो इट आल्सो एक्ट्स एज द जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। आगे देखो यहाँ पर आरएनए कुछ ही वायरसेस के अंदर, सारे वायरसेस में भी नहीं, कुछ ही वायरसेस में इस जेनेटिक मटेरियल मिलेगा बच्चों आपको मोस्टली। बाकी फिर ऑर्गेनिजम्स में ये मिलता तो है, ऐसा नहीं कि आरएनए बाकी ऑर्गेनिजम्स में नहीं है, हमारे में भी है, हर सेल में, हर न्यूक्लियस में। लेकिन काम क्या है बच्चों वहां पर, हमारे अंदर इसका मेन काम होता है प्रोटीन फॉर्मेशन में मैसेंजर का, मीडिएटर का, मैसेज को कैरी करने वाले का, या अडेप्टर का, है ना, मॉलिक्यूल्स को, अमीनो एसिड्स को कैरी करने वाले मॉलिक्यूल के फॉर्म में ये बिहेव करता है, या फिर कैटालिटिक रोल एज एन एंजाइम रोल बिहेव करता है बच्चों। ठीक है, तो मोस्टली फंक्शंस एज अ मैसेंजर, मैसेज कैरी करने का काम करता है फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन फॉर्मिंग मशीनरी, दैट इज बच्चों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वी कैन से, और राइबोसोम्स वी कैन से। तो आरएनए हैज एडिशनल रोल्स एज वेल, इट फंक्शंस एज अडेप्टर, जो कि हम बात करते हैं बच्चों ट्रांसफर आरएनए जो होता है वो अडेप्टर आरएनए भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि मैसेंजर आरएनए डीएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए जो इंफॉर्मेशन लेकर आता है इन द फॉर्म ऑफ कोडोन्स, अकॉर्डिंगली इसके पास अडप्ट करने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को डिकोड करने के लिए एंटीकोडोन्स होते हैं, जिसके हिसाब से फिर ये अमीनो एसिड्स को साइटोप्लाज्म में से उठाकर राइबोसोम्स के पास लेकर जाता है, ताकि वो उसको जोड़कर एक पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि प्रोटीन चेन बना सकें बच्चों। आगे बात समझ में? तो इट फंक्शंस एज अडेप्टर। यहाँ पर अडेप्टर जो बात करिए बच्चों वो ट्रांसफर आरएनए के लिए बात करिए, ये पता होना चाहिए आपको। स्ट्रक्चरल बात करिए बच्चों राइबोसोमल आरएनए के लिए, क्योंकि राइबोसोमल आरएनए मेनली क्या काम कर रहा है, राइबोसोम का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरह बिहेव कर रहा है, राइबोसोम बनाने में मदद कर रहा है बच्चों। एंड इन सम केसेस एज अ कैटालिटिक मॉलिक्यूल आल्सो बच्चों। बायोमोलिक्यूल्स में अगेन एंजाइम्स वाले टॉपिक में आपको पढ़ाया है मैंने कि जनरली जो एंजाइम्स होते हैं वो बायोकेमिकली प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे भी हैं जहां पर बायोकेमिकली वो क्या है, आरएनए, मतलब कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी एज एंजाइम बिहेव कर सकते हैं, जिनको हम कहते हैं राइबोजाइम्स। तो एक्चुअली तीन तरह के आरएनए जो होते हैं बच्चों, मैसेंजर आरएनए वो मैसेज कैरी, मैसेंजर का काम कर रहा है फ्रॉम डीएनए टू साइटोप्लाज्म। अडप्टर आरएनए ट्रांसफर आरएनए के लिए वर्ड यूज हो रहा है बच्चों, वो अकॉर्डिंगली कोडोन्स की इंफॉर्मेशन को डिकोड करेगा, अमीनो एसिड्स को उठाकर कहां लेकर जाएगा, राइबोसोम के पास। स्ट्रक्चरल आरएनए की बात हो रही तो राइबोसोमल आरएनए की हम बात कर रहे हैं बच्चों, और एंजाइमेटिक आरएनए की बात हो रही तो राइबोजाइम्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, in class 11th you have already learned the structures of nucleotides and the way these monomer units are linked to form nucleic acid polymers। अब न्यूक्लिक एसिड बनते कैसे हैं बच्चों, these are polymers, और इनको बनाने वाले मोनोमर्स क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं। न्यूक्लियोटाइड का डिटेल स्ट्रक्चर अगेन बायोमोलिक्यूल्स में हमने पढ़ा है, एक बार यहाँ पर फिर से रिवाइज करेंगे शॉर्ट में अभी आगे। In this chapter we are going to discuss the structure of DNA, its replication, the process of making RNA from DNA। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए जब इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होता है, या डीएनए से एमआरएनए बनता है बच्चों, उसको हम कहते हैं व्हाट, दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। With the genetic code that determines the sequences of amino acids in proteins, the process of protein synthesis का जो प्रोसेस होता है उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं बच्चों। ठीक है, एंड द एलिमेंट्री बेसिस ऑफ द रेगुलेशन, द डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अगेन ऐसा टॉपिक जहां पर बच्चों को तकलीफ आती है, लेकिन कोशिश मेरी यही होगी कि जितना सिंप्लीफाइड वे में या सिंपल वे में आपको इस चैप्टर को डिकोड करके पढ़ा सकूं बच्चों, पढ़ा सकूं, है ना। जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चैप्टर्स है, मेरा उनमें मेन फोकस एनसीईआरटी के ऊपर रहता है, जहां पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है वहां पर मैं इसके बाहर जाता हूं। हाँ, जिनको बहुत तबियत से पढ़ना है वो डिटेल लेक्चर्स को पहले फॉलो करें और फिर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन को फॉलो करें बच्चों। ठीक, तो ह्यूमन जीनोम ड्यूरिंग लास्ट डिकेड हैज set in a new era of genomics। In the last section, the essentials of the human genome sequencing and its consequences will also be discussed। तो ये तो इस चैप्टर का फ्लो चार्ट हो गया कि भाई किस सीक्वेंस में इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। Let us begin our discussion by first understanding the structure of the most interesting molecule in the living system, that is the DNA। सबसे पहले DNA का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं बच्चों, और फिर आगे RNA और बाकी के प्रोसेसेस के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं द DNA, that is deoxyribonucleic acid। ठीक है, चलो भाई। डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो अभी जैसा हमने बोला था भाई न्यूक्लिक एसिड्स किसके पॉलीमर होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के। अब न्यूक्लियोटाइड्स भी एक्चुअली दो टाइप के हो जाएंगे, क्योंकि पॉलीमर्स भी दो टाइप के हैं, डीएनए है और आरएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के मोनोमर्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों,
डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स या सिंपली कई बार डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स भी बोला जाता है। क्यों हम ये चीज वहां पर स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं कि भाई इन न्यूक्लियोटाइड्स में जो शुगर है वो राइबोज नहीं है, वो डीऑक्सी राइबोज है। राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हम बोलेंगे क्योंकि उसमें राइबो शुगर है बच्चों, ठीक है। सो डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ विच टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बच्चों, इट इज पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर्ड टू एज बेस पेयर्स प्रेजेंट इन इट, है ना। देखो बच्चों आगे अपने को डीएनए का स्ट्रक्चर दे रखा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, चलो ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही स्ट्रैंड दे रखा है। आगे देखते हैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ यहाँ देखो बच्चों, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और ज्यादा इजी वे में यहाँ पर हम समझ पाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों देखो डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर वैसे हर बच्चे को पता होता है इस लेवल पे आते आते। तो डीएनए हम बोलते हैं कि बच्चों डबल हेलिकल स्ट्रक्चर रखता है, यानी कि दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, आमने सामने दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से, डीएनए की चेन से। एक डीएनए चेन ये है, दूसरी डीएनए चेन बच्चों ये है, ठीक है। आगे बात समझ में, हर डीएनए चेन में क्या है बच्चों, न्यूक्लियोटाइड से। हर न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, एक नाइट्रोजनस बेस होता है, एक पेंटोस शुगर होती है और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर ये क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर यदि आप देखोगे तो आमने सामने यहाँ पर एक नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पर एक नाइट्रोजनस बेस, ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं। डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा है, यहाँ पर देखो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। दो ये जो नाइट्रोजनस बेसेस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स के आमने सामने हैं, दोनों मिलाकर एक बेस पेयर बनाते हैं। दोनों मिलाकर क्या बना रहे हैं बच्चों, एक बेस पेयर बना रहे हैं। तो डीएनए की जो लेंथ है जनरली हम किस वे में एक्सप्रेस करते हैं कि ये जो बेस पेयर है, ये एक बेस पेयर, ये दूसरा बेस पेयर, जैसे एडेनिन और थायमिन का है ये बेस पेयर, ये गुआनिन साइटोसिन एडेनिन थायमिन, तो कितने बेस पेयर्स हैं उसके रेस्पेक्ट में हम लेंथ को एक्सप्रेस करते हैं। कारण हमें दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस पता होता है ना। तो यदि हमें नंबर ऑफ बेस पेयर्स पता है तो कभी भी हम डिस्टेंस बिटवीन दो बेस पेयर जो हमें पता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल लेंथ ऑफ द डीएनए मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। यही चीज यहाँ पर एनसीईआरटी ने आपको फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ डीएनए में बता रखी है कि जो लेंथ ऑफ डीएनए है दैट इज एक्सप्रेस्ड एज व्हाट, दैट इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ बेस पेयर्स बच्चों। सो द लेंथ ऑफ डीएनए, the length of DNA is usually defined as number of nucleotides or a pair of nucleotide referred to as base pairs बच्चों, है ना, present in it। कुछ प्रॉब्लम हो रही है एक मिनट बच्चों, चलो। दिस ऑल्सो इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और हर ऑर्गेनिज्म के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक भी होती है, पर्टिकुलरली वी कैन से फॉर स्पीशीज भी हम कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर स्पीशीज में या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जो आपको नंबर ऑफ बेस पेयर्स जो लेंथ ऑफ डीएनए मिलेगी वो स्पेसिफिक मिलेगी जो दूसरी स्पीशीज से अलग होती है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दे रखी है बच्चों बैक्टीरियोफेज X174 की यदि हम बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं बच्चों, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर होते हैं। बैक्टीरियोफेज लैम्डा की यदि हम बात करें बच्चों, बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं, वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उसमें 48502 बेस पेयर्स होते हैं। याद रखना बच्चों, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं और इसीलिए इनको मार्क भी कर रहा हूँ। ई कोलाई बैक्टीरिया की यदि हम बात करें बच्चों, ये तो हमारी बात होगी वायरसेस की, पहले दोनों जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले होते हैं यानी कि बैक्टीरियोफेजेस। फिर हम यहाँ बैक्टीरिया की एक एग्जांपल दे रहे हैं बच्चों, ई कोलाई की यदि हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स उसमें कितने होंगे, 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स होते हैं। हमारे हेप्लॉइड कंटेंट की हम बात कर रहे हैं, हेप्लॉइड कंटेंट की मतलब देखो 23 क्रोमोसोम्स की यदि मैं बात करूं वो एक सेट है, दैट इज द हेप्लॉइड सेट। हमारे हम क्या है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं, दो सेट हैं क्रोमोसोम्स के बच्चे, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होते हैं। यहाँ पर 23 की हम बात करें, यदि मैं हेप्लॉइड सेट की बात करूं बच्चों, तो हेप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए की हम बात करें तो 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स यदि हमारा निकालना है तो इंटू 2 करना होगा क्योंकि वी आर व्हाट, डिप्लॉइड, ठीक है। यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन करा है हेप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए 3.3 × 10⁹ टोटल पूछा जाए बच्चों इंटू 2 कर देना, क्या हो जाएगा 6.6 × 10⁹ बेस पर। तो ये भी यहाँ पर याद रखना कि ह्यूमन जो डीएनए का कंटेंट पूछा गया है वहां पर हेप्लॉइड कंटेंट पूछा गया है या डिप्लॉइड कंटेंट पूछा गया है, आपको गच्चा दे सकता है क्वेश्चन बनाने वाला, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है बच्चों। अब स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सिंपल वे में बेटा आपको समझा देता हूं ताकि यहाँ पर हमारा ज्यादा टाइम खराब नहीं हो, है ना। स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें बच्चों डीएनए की, अभी हम डीएनए की बात कर रहे हैं, तो डीएनए क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है बच्चों। इट इज व्हाट, इट इज पॉलीमर ऑफ
न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स में भी कौन से हैं? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। अभी ये मान के चलो जो मैंने न्यूक्लियोटाइड्स लिखे हैं वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं बच्चों। अब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़कर एक डीएनए चेन बनाते हैं और दो डीएनए चेन आमने सामने एक हेलिक्स बनाती है बच्चों। पहले हम एक डीएनए चेन की बात करेंगे। तो एक डीएनए चेन में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। एक न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलकर बनता है पहले वो देखो आप। ये सब मैं बायोमोलिक्यूल्स में डिटेल में पढ़ा चुका हूं, यहां पर मैं सिर्फ बेसिक्स की बात करूंगा, रिवीजन कर रहे हैं अभी हम एक तरीके से डीएनए के स्ट्रक्चर का, क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर डिटेल में वहां पढ़ लिया, अभी उसका रिवीजन है। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीजें आपको मिलेगी बच्चों, एक एक मॉलिक्यूल तीनों चीज का मिलेगा। एक तो आपको मिलेगा नाइट्रोजनस बेस, है ना, एक मॉलिक्यूल किसका मिलेगा? नाइट्रोजनस बेस का मिलेगा। और ये नाइट्रोजनस बेस चार में से कोई एक होगा, या तो एडेनिन होगा या गुआनिन होगा या साइटोसिन होगा या थाइमिन होगा। यूरेसिल आपको डीएनए के अंदर नहीं मिलता है बच्चों, इन चारों में से कोई एक होगा। इन अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों अपन इनको, ठीक है। दूसरा क्या होगा भाई यहां पर? तो ये तो हो गया पहला। दूसरा मॉलिक्यूल क्या मिलता है आपको? डीऑक्सीराइबोज शुगर मिलती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर मिलेगी बच्चों, है ना। डीऑक्सीराइबोज शुगर अभी आपको बता दिया था, राइबोज के सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन हटा दो, डीऑक्सीराइबोज शुगर बन जाएगी। और तीसरा मॉलिक्यूल किसका मिलेगा बच्चों? फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, है ना। इन तीनों के एक एक मॉलिक्यूल को जब हम जोड़ देंगे तो जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बन रहा है, मॉलिक्यूल बन रहा है बच्चों, दैट विल बी नोन एज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाएगा वो? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर मान लो दिस इज व्हाट, दिस इज डीऑक्सीराइबो शुगर, इसके साथ मैंने यहां पर ये एडेनिन नाइट्रोजनस बेस इसके फर्स्ट कार्बन पे जोड़ दिया। दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड कार्बन, दिस इज द थर्ड कार्बन, दिस इज द फोर्थ कार्बन, एंड यहां पर इसका पांचवा कार्बन होता है बच्चों। 5 कार्बन की शुगर होती है, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। और यहां पर फिर पांचवें कार्बन के साथ जो यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा बच्चों, उसके साथ मैंने क्या जोड़ दिया है? फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया है, ठीक है। आगे बात समझ में, इसमें अपन चाहे तो कलर थोड़ा अलग अलग कर सकते हैं तीनों को रिप्रेजेंट करने के लिए। दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप बच्चों, ठीक। और यहां पर ये नाइट्रोजनस बेस। अब ये तीनों आपस में जुड़ चुके हैं, ठीक है। अब ये क्या है बच्चों? एक न्यूक्लियोटाइड है, दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड। अब एक के बाद एक जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते चले जाएंगे तो एक न्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगी जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड। और क्योंकि यहां पर शुगर डीऑक्सीराइबोज है तो फिर वो न्यूक्लिक एसिड क्या कहलाएगा? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए कहलाएगा। तो यहां पर देखो इस तरह से डीएनए की चेन बना रखी है इन्होंने। ये देखो बच्चों यहां पर ओरिएंटेशन किस तरीके से है, बस थोड़ा सा आपको यहां पर दिक्कत आ रही होगी क्योंकि यहां पर थोड़ा सा ओरिएंटेशन ऐसे बना रखा है। दिस इज द फर्स्ट कार्बन बच्चों, और यहां पर ये पांचवा कार्बन है, आप समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। फिफ्थ कार्बन के साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, जैसे वहां हमने जोड़ा है फर्स्ट कार्बन के साथ। देखो यहां पर नाइट्रोजनस बेस एडेनिन जुड़ा हुआ है। ये पूरा एक क्या है बच्चों? दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड। एडेनिन का यहां पर एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है तो इस न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या होगा बच्चों? डीऑक्सीराइबो एडिनाइलिक एसिड या डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। ऐसे हम इनका नामकरण करते हैं, अभी आगे आ जाएगा बच्चों। फिर ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है बच्चों, दिस इज द सेकंड न्यूक्लियोटाइड। इसमें कौन सा नाइट्रोजनस बेस है? थाइमीन है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? डीऑक्सी थाइमिडिलिक एसिड बच्चों, इस न्यूक्लियोटाइड का नाम। अब ये अलग न्यूक्लियोटाइड, ये अलग न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ते हैं बच्चों? तो देखो दूसरे न्यूक्लियोटाइड का ये पांचवें कार्बन, इस पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। अब ये फॉस्फेट क्या करेगा बच्चों? इसके आगे जो न्यूक्लियोटाइड है उसके थर्ड कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहां पर OH ग्रुप था, इस फॉस्फेट के पास भी एक OH ग्रुप है अभी और बच्चों। इन दोनों OH के बीच में रिएक्शन होगा, H2O बाहर निकल जाएगा और यहां पर भी एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन जाएगा बच्चों, है ना। यहां पर फॉस्फेट जो जुड़ रहा है ना बच्चों इस कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, ये बॉन्ड कहलाता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या कहलाता है बच्चों? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहलाता है। कारण ये एक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड, और यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है पांचवें कार्बन के साथ। हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एसिड के बीच में जब हम रिएक्शन करा के रिजल्टेंट बॉन्ड बनाते हैं वो एस्टर बॉन्ड कहलाता है बच्चों, है ना। यहां पर क्योंकि इनऑर्गेनिक एसिड है तो इनऑर्गेनिक एस्टर बॉन्ड कहलाएगा, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहलाएगा। तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है इस न्यूक्लियोटाइड के पांचवें कार्बन के साथ भी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और फिर ये इसके थर्ड कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ भी एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना रहा है बच्चों। तो ये दोनों फॉस्फोएस्टर बॉन्ड मिलकर हम क्या कह सकते हैं?
यहां पर क्या हो गया, दो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन रहे हैं बच्चों। जब दो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन रहे हैं तो हम कहेंगे इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और ये जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है ये इन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। इस तरह से एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते जाते हैं। देखो ये गुआनिन का न्यूक्लियोटाइड है, ये साइटोसिन का न्यूक्लियोटाइड है। रैंडमली कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं इसी ऑर्डर में न्यूक्लियोटाइड्स आपको नाइट्रोजनस बेसिस मिले बच्चों। कुल मिलाकर जब एक के बाद एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, देखो ये अगेन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये अगेन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि एक डीएनए चेन के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आपस में किस बॉन्ड से जुड़ते हैं, ध्यान से सुनना, एक न्यूक्लिक एसिड चेन की बात कर रहा हूं, तो एक न्यूक्लिक एसिड चेन में तो सारे एक दूसरे से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं बच्चों। आगे बात समझ में क्लियर है बात, ठीक है। अब जब बच्चों दो चेन्स आपस में आमने सामने आ जाएगी तो फिर क्या होगा बच्चों, जब दो चेन्स आपस में आमने सामने आ जाती है, इसको अपन बहुत सिंपल वे में समझते हैं। मान लो ये एक चेन है, इसमें अंदर की तरफ नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं बच्चों। नाइट्रोजनस बेसेस किधर की तरफ होंगे, अंदर की तरफ। मान लो यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ पर थाइमिन है, अगेन थाइमिन, मान लो यहाँ पर गुआनिन है, ठीक है। अब इसके सामने जब एक और चेन आएगी, इसके सामने जब एक और चेन आएगी बच्चों, तो उसके नाइट्रोजनस बेसिस भी अंदर की तरफ डायरेक्टेड होंगे, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। हमेशा बच्चों ये आपको वैसे याद होगा, बायोमोलिक्यूल्स में अपन पढ़ चुके हैं कि एडेनिन हमेशा किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, थाइमिन, और बच्चों गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ। तो एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन, थाइमिन के सामने एडेनिन, अगेन एडेनिन, और यहाँ पर साइटोसिन बच्चों। तो दूसरी चेन के जो नाइट्रोजनस बेसिस होंगे वो इस वाली चेन की नाइट्रोजनस बेसिस की तरफ, यानी कि अंदर की तरफ, दोनों चेन्स की जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं बच्चों वो अंदर की तरफ डायरेक्टेड होते हैं, इनवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। क्यों, जब तक ये पास पास नहीं होंगे तब तक इनके बीच में क्या नहीं बन पाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा। एडेनिन और थाइमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। तो दो अलग अलग, ये एक डीएनए चेन है, ये एक डीएनए चेन है, इन दोनों डीएनए चेन्स को अब एक साथ हेलिकली कोइल करने का काम कौन से बॉन्ड्स कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दोनों चेन्स को आपस में किसने जोड़ा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ने। एक ही चेन के न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में किसने जोड़ा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स ने। ये दोनों क्वेश्चंस याद रखना, ये याद रखना कि वो किसकी बात कर रहा है, किसको जोड़ने की बात कर रहा है। एक ही चेन के न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ने की बात कर रहा है तो फिर वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स करते हैं बच्चों। दो अलग अलग चेन्स को साथ में कौन जोड़ के रखता है ये पूछा जाए आपको, तो फिर वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आंसर जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर डीएनए का आपको बता दिया है। अब यहां पर एक और चीज याद रखना बच्चों, देखो यहां पर अपन ने क्या बोला था, यहां पर ये जो फिफ्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है बच्चों, और ये फ्री है, यहां पर ये यहां पर फ्री है, यहां पर अब ये फॉस्फोडाइएस्टर नहीं बना रहा, सिर्फ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना रहा है। और सपोज करो इस चेन का ये आखिरी न्यूक्लियोटाइड है। अब इस आखिरी न्यूक्लियोटाइड में बच्चों जो फिफ्थ कार्बन का फॉस्फेट है वो तो फॉस्फोडाइएस्टर में एंगेज्ड है, लेकिन जो थर्ड कार्बन का हाइड्रोक्सिल है ना बच्चों वो फ्री है यहां पर, ठीक है। तो ये जो डीएनए चेन है इसको हम क्या बोलेंगे, ये एंड इसका 5 प्राइम एंड है, या 5 डैश जो अपन जनरली बोलते हैं बच्चों, और ये वाला एंड क्या है, 3 डैश यानी कि 3 प्राइम एंड है बच्चों। तो सपोज करो ये जो चेन है यहां पर, दिस इज द 5 प्राइम एंड एंड दिस इज द 3 प्राइम एंड। अभी मैंने क्या बोला कि दोनों चेन्स आपस में तभी जुड़ पाएगी जब दोनों के नाइट्रोजनस बेसेस अंदर की तरफ और एक दूसरे के पास पास और कॉम्प्लीमेंट्री भी हो बच्चों। और ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब एक चेन यदि 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस डायरेक्शन में है तो अगली चेन जो कॉम्प्लीमेंट्री चेन है उसके सामने वाली वो अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही हो बच्चों, यानी कि इसका जो 5 प्राइम एंड है वो किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, और 3 प्राइम एंड इधर होना चाहिए, एंटी पैरेलल और अपोजिट डायरेक्शन। तभी जाकर यहां पर स्टेबिलिटी के साथ ये दोनों चेन्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से एक साथ एक डबल हेलिक्स बना पाएगी। तो ये रीजन होता है जिसकी वजह से एक डीएनए डबल हेलिक्स के अंदर जो दो डीएनए चेन्स होती है वो क्यों एंटी पैरेलल होती है बच्चों। आगे बात समझ में, तो बेसिक्स ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर यहां पर मैंने आपको पूरे एक साथ बता दिए हैं। अब एक बार सिर्फ रीडिंग लगा लेंगे बच्चों, और इसकी डिटेल यदि आपको देखनी है, पूरा डिटेल में मैंने स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस के, जो प्यूरिन्स है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो पायरिमिडिन्स होते हैं डबल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन से नंबर की कार्बन कौन से नंबर के नाइट्रोजन से वो अटैच होते हैं विद द पेंटोस शुगर, ये सब चीजें मैंने वहां पर आपको बता रखी है बच्चों, है ना। चलो फिर भी अब जो चीजें इस चैप्टर में एनसीईआरटी ने दे रखी है वो तो सारी हम कवर करते हुए चलेंगे, एक बार रीडिंग लगाते हुए चलेंगे, लेकिन अब ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि मैंने सारे बेसिक्स आपको ऐसा फटाफट पढ़ा दिए।
तो लेट अस रिकैपिटुलेट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए और आरएनए। न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट, जैसा मैंने आपको बताया 3 कंपोनेंट होते हैं एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर बच्चों, यहाँ पर लिख दिया तो इसको हाईलाइट नहीं करेंगे। नाइट्रोजनस बेस, अ पेंटोस शुगर, आरएनए के केस में वो राइबोज होगी, डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोज, एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस बच्चों, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स की यदि हम बात करें तो एडेनिन, गुआनिन, पायरिमिडीन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। यूरेसिल आपको किस में मिलेगा? यूरेसिल आपको आरएनए के अंदर मिलेगा, थाइमिन आपको डीएनए में मिलेगा, है ना। तो ये अपन जरूर मार्क कर लेते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस, प्यूरिन्स में एडेनिन और गुआनिन आते हैं बच्चों, एंड पायरिमिडीन्स में साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन आते हैं। साइटोसिन दोनों में कॉमन है बच्चों, एडेनिन और गुआनिन तो वैसे दोनों में कॉमन है, प्यूरिन्स तो। पायरिमिडीन्स तीनों के तीनों दोनों में नहीं मिलते हैं, साइटोसिन दोनों में मिलता है, डीएनए एज वेल एज आरएनए। थाइमिन की बात करूं बच्चों तो वो सिर्फ डीएनए में होता है, और यूरेसिल की बात करूं तो सिर्फ आरएनए में होता है इन प्लेस ऑफ थाइमिन बच्चों, ठीक है। जो नाइट्रोजनस बेस है बच्चों, इट इज लिंक टू द हाइड्रोक्सिल ऑफ फर्स्ट कार्बन। जो नाइट्रोजनस बेस है वो हमेशा पहले कार्बन पे जुड़ेगा बच्चों, पहले कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसके साथ बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। So a nitrogenous base is linked to the hydroxyl of first carbon of the pentose sugar through a, और यहां पर जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं बच्चों। तो इट इज नोन एज एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड सच एज एडिनोसिन और डीऑक्सी एडिनोसिन, गुआनोसिन और डीऑक्सी गुआनोसिन, साइटिडीन और डीऑक्सी साइटिडीन, एंड यूरिडीन और डीऑक्सी थाइमिडीन। क्या कहना चाह रहा है यहां पर बच्चों? देखो यहां तो हमने तीनों को जोड़ रखा है, नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। यदि मैं इसमें से फॉस्फेट ग्रुप को हटा दूं, किसको हटा रहा हूं? इसको हटा दिया फॉस्फेट ग्रुप को, तो क्या रह जाएगा? शुगर और नाइट्रोजनस बेस। शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलकर क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। क्या कहलाते हैं बच्चों? न्यूक्लियोसाइड कहलाते हैं। कौन कौन मिलकर? शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। फॉस्फेट भी जोड़ दोगे तो फिर न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। न्यूक्लियोटाइड्स के नाम अभी मैंने आपको बताए थे, एडिनाइलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड, है ना। ये तो उनके नाम होते हैं। जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, उनके नाम कैसे होते हैं बच्चों? यदि एडेनिन का है और राइबोस शुगर है तो एडिनोसिन, यदि डीऑक्सी राइबोस शुगर और एडेनिन है तो डीऑक्सी एडिनोसिन, गुआनिन प्लस राइबोस शुगर है गुआनोसिन, गुआनिन प्लस डीऑक्सी राइबोस शुगर है डीऑक्सी गुआनोसिन, साइटिडीन और डीऑक्सी साइटिडीन, यूरिडीन और डीऑक्सीथाइमिडीन, है ना। यूरिडीन के अंदर बच्चों डीऑक्सी यूरिडीन क्यों नहीं बोला? क्योंकि यूरेसिल जो है वो सिर्फ आरएनए में मिलता है, डीएनए में नहीं मिलता है। इसी तरह से डीऑक्सीथाइमिडीन में थाइमिडीन नहीं होगा, सिर्फ डीऑक्सीथाइमिडीन होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए में मिलता है। ये आपको न्यूक्लियोसाइड्स के नाम दे रखे हैं। फिर आगे एनसीईआरटी क्या कह रही है बच्चों? When a phosphate group is linked to hydroxyl of fifth carbon of a nucleoside through phosphoester linkage, ये आ गया देखो यहाँ पर फॉस्फोएस्टर लिंकेज, ठीक है। फॉस्फोएस्टर लिंकेज का मतलब फॉस्फेट जुड़ रहा है किसके साथ? 5वें कार्बन के हाइड्रोक्सिल के साथ। तो क्या बन जाएगा? अल्टीमेटली अब न्यूक्लियोटाइड बनेगा बच्चों। फिर दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कैसे जुड़ते हैं? 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, तीसरे कार्बन और 5वें कार्बन के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? 3-5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म अ डाई न्यूक्लियोटाइड बच्चों। दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएंगे, डाई न्यूक्लियोटाइड बन रहा है। इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ दोगे तो पूरी एक न्यूक्लिक एसिड की चेन बन जाएगी। यदि डीऑक्सीराइबोस शुगर है तो डीएनए चेन, और यदि राइबोस शुगर है तो आरएनए चेन कहलाएगी। आगे बात समझ में? ठीक है। फिर यहां पर बता भी रखा है, फिर जो अल्टीमेटली चेन बनेगी उसमें एक एंड पर तो फॉस्फेट ग्रुप फ्री होगा, वो 5' एंड कहलाता है बच्चों, और एक एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होगा, वो 3' एंड या 3' एंड कहलाता है बच्चों। बैकबोन ये पूछा जाता है, बायोमोलिक्यूल्स में भी मैंने आपको पढ़ाया है बच्चों। तो जो शुगर और फॉस्फेट है, शुगर प्लस फॉस्फेट, ये दोनों मिलकर हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि दीज आर फॉर्मिंग द बैकबोन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। क्या बना रहे हैं? ये बैकबोन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड बना रहे हैं। और इस बैकबोन से अल्टीमेटली फिर क्या जुड़े हुए होते हैं बच्चों? नाइट्रोजनस बेसेस जुड़े हुए होते हैं जो अंदर की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। सो द बैकबोन ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म्ड ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट। यहां लिख दिया है तो अलग से हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। द नाइट्रोजनस बेसेस आप भी लिख लेना बच्चों। द नाइट्रोजनस बेसेस लिंक्ड टू शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। जो नाइट्रोजनस बेसेस है वो बैकबोन से अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं बच्चों। In RNA, every nucleotide residue has an additional hydroxyl group present at second position of the ribose. अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो RNA होता है उसमें राइबोज शुगर जो है वहां पर सेकंड पोजीशन में, यहाँ पर अगेन थोड़ी सी गलती, और बच्चे आई थिंक इसीलिए कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर कहना चाहिए था कि एक एडिशनल ऑक्सीजन होता है, क्योंकि इस हाइड्रोक्सिल का H तो डीऑक्सीराइबोस शुगर में भी था बच्चों। तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पर एक एडिशनल ऑक्सीजन होता है इन प्लेस ऑफ ओनली H, यानी कि H की जगह OH हो जाएगा। ऑल्सो इन RNA
यूरेसिल मिलेगा आपको थाइमिन की जगह बच्चों। और ध्यान रखना थाइमिन इज नथिंग बट यूरेसिल के 5वें कार्बन पे, यूरेसिल जो नाइट्रोजनस बेस है बच्चों, इसके 5वें कार्बन पे यदि मैं मिथाइल ग्रुप को जोड़ दूं, यानी कि मैं क्या बना दूं 5 मिथाइल यूरेसिल, तो क्या बन जाएगा थाइमिन। इसका मतलब थाइमिन इज नथिंग बट यूरेसिल प्लस अ मिथाइल ग्रुप ऑन द 5th पोजीशन, दैट इज थाइमिन। तो आरएनए में आपको थाइमिन की जगह यूरेसिल मिलता है बच्चों। दिस इज ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ठीक, डीएनए बच्चों एक और क्वेश्चन यहां से बनता है, आपको पता होना चाहिए। आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं क्यों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। और एनसीईआरटी ने वो डायरेक्टली दे रखा है आपको कि डीएनए किस तरह का एसिडिक सब्सटेंस या बेसिक सब्सटेंस है बच्चों, विदाउट एनी डाउट एसिडिक सब्सटेंस है। कैसा है, एसिडिक सब्सटेंस है। पोलैरिटी की भी यदि बात की जाए बच्चों, नेगेटिवली चार्ज माना जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज माना जाएगा, नेगेटिवली चार्ज होता है, इतना याद आपको रखना है। प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिच मिशर इन 1869। तो पहली बार जो डीएनए का आइडेंटिफिकेशन हुआ, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा हूं, केमिकल स्ट्रक्चर नेचर कुछ पता नहीं थी, है ना। तो बस इतना सा पता चला कि भाई न्यूक्लियस के अंदर कुछ होता है इस तरह का मटेरियल। तो ये किसने आइडेंटिफाई किया था, फ्रेडरिच मिशर ने किया था बच्चों 1869 के अंदर। इसको हाईलाइट कर लेंगे क्योंकि पूछा जा सकता है यहां से। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ईयर भी पता होना चाहिए, साइंटिस्ट का नाम भी पता होना चाहिए हमको, ठीक है। चलो, ही नेम्ड इट एज, उन्होंने इसका क्या नाम रखा बच्चों इस मटेरियल का जो उनको न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर था तो न्यूक्लिन उन्होंने टर्म दिया इसको। हाउएवर ड्यू टू द टेक्निकल लिमिटेशन, उस समय बच्चों ना तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स वगैरह डेवलप हुए थे, माइक्रोस्कोपी इतनी डेवलप नहीं थी, टेक्निक्स इतनी डेवलप नहीं थी बच्चों बायोकेमिकल एनालिसिस की। तो इसी कारण से, तो ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन इन आइसोलेटिंग सच लॉन्ग पॉलीमर इंटेक, द इल्यूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिमेन इल्यूसिव फॉर अ वेरी लॉन्ग। इसके बाद काफी समय तक हम डीएनए का स्ट्रक्चर पता नहीं कर पाए। इट वॉज ओनली 1953, ये हमने बायोमोलिक्यूल्स में डिटेल में पढ़ा है बच्चों। 1953 में जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्नोलॉजी की मदद से, डेटा की मदद से, जो डेटा एक्चुअली इनके गुरु ने मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन ने डेवलप किया था। यहां पर कंट्रोवर्सी भी बोली जाती है कि एक्चुअली जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन और क्रिक ने दिया, उसकी मोस्ट ऑफ द डिटेल्स किसने निकाल ली थी, विल्किंस और फ्रैंकलिन ने पहले निकाल ली थी। इन्होंने कहीं ना कहीं एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बोला जाता है कि चीटिंग करके उनके डेटा को अपने नाम से खुद ने क्रेडिट ले लिया कि भाई ये डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, जबकि रियल क्रेडिट विल्किंस और फ्रैंकलिन को मिलना चाहिए था। बट ठीक है, अल्टीमेटली क्रेडिट अब उनको ही दिया जाता है जिसलिए भी दिया जाता है। तो प्रपोज्ड अ वेरी सिंपल बट फेमस डबल हेलिक्स मॉडल, और ये जो उन्होंने मॉडल दिया बच्चों वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का, दैट इज नोन एज डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, जिसके बारे में डिटेल में बायोमोलिक्यूल्स में हमने पढ़ लिया है। One of the hallmarks of their proposition was base pairing between two strands of polynucleotide chains, जो होती दो स्ट्रैंड्स आपस में एक दूसरे के सामने हेलिकली कोइल्ड होते हैं और दोनों के नाइट्रोजनस बेसेस आपस में पेयर बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ, और गुआनिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है बच्चों साइटोसिन के साथ। ये उन्होंने बताया था। ये बोला जा रहा है कि उनकी जो थ्योरी थी डबल हेलिक्स मॉडल था जो डीएनए स्ट्रक्चर का, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था बच्चों। However, this proposition was also based on the observation of Irwin, और इसी चीज को चरगाफ ने अलग तरीके से प्रूव किया था। ये बोला जा रहा है यहाँ पे चरगाफ रूल भी मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा है बच्चों। तो चरगाफ क्या कहता है कि भाई आपको डीएनए के अंदर जितना एडेनिन है उतना ही थाइमिन मिलेगा, और जितना गुआनिन है उतना ही साइटोसिन मिलेगा। तो इससे भी ये प्रूव होता है कि एडेनिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है, थाइमिन के साथ, और गुआनिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है, साइटोसिन के साथ जुड़ता है बच्चों, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल इक्वल चल रहे हैं। ठीक है, तो दैट फॉर अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए द रेशियोज बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन एंड गुआनिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल्स 1। तो क्योंकि एडेनिन और थाइमिन बराबर हैं, तो एडेनिन अपॉन थाइमिन क्या आएगा, 1 आएगा बच्चों। इसी तरह से गुआनिन अपॉन साइटोसिन भी क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। और यही चीज यहाँ पर एनसीईआरटी कह रही है कि यदि हम रेशियो निकालें एडेनिन और थाइमिन का तो भी 1 आएगा, और गुआनिन और साइटोसिन का तो भी क्या आएगा, 1 आएगा बच्चों। क्लियर, ये लाइन भी अच्छे से आपको क्लियर होनी चाहिए, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। आगे बात करते हैं। The base pairing confers a very unique property to the polynucleotide chains. They are said to be complementary to each other and therefore if the sequence, अब मैंने क्या बोला, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ ही जुड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ। तो इसका मतलब क्या है, यदि मेरे पास एक डीएनए स्ट्रैंड है ना, एक डीएनए स्ट्रैंड है और उसकी जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है मुझे पता है कि पहला न्यूक्लियोटाइड एडेनिन का है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड थाइमिन का है, तीसरा गुआनिन का है, चौथा फिर गुआनिन का है मान लो, पांचवा जो है साइटोसिन का है, छठा जो है वापस एडेनिन का है। ये सीक्वेंस मुझे एक स्ट्रैंड की पता है, तो ऑब्वियसली मैं आराम से दूसरे स्ट्रैंड की सीक्वेंस बता सकता हूं, नहीं बता सकता?
क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इसके साथ जो दूसरा स्ट्रैंड जुड़ा हुआ होगा बच्चों, एक तो वो एंटी पैरेलल होगा, और एंटी पैरेलल में क्या होगा, एडेनिन हमेशा क्योंकि थायमिन के साथ जुड़ता है तो ऑब्वियसली यहाँ पर इस पोजीशन पे थायमिन होगा, इस पोजीशन पे एडेनिन होगा क्योंकि ये दोनों आपस में ही जुड़ेंगे, इस पोजीशन पे साइटोसिन होगा, इस पे अगेन साइटोसिन होगा, इस पे गुआनिन होगा और इस पे थायमिन होगा बच्चों। इनके बीच में डबल बॉन्ड, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो एक स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन यदि है, हमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पता है तो हम दूसरी की बता सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंटरिटी। कोई कपल कॉम्प्लीमेंट्री हम कहते हैं ना कि भाई यार ये हस्बैंड वाइफ थे, एक दूसरे के बहुत कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जैसा एक अकॉर्डिंगली दूसरा एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे एक स्ट्रैंड में सीक्वेंस है अकॉर्डिंगली दूसरे स्ट्रैंड की सीक्वेंस आपको उसकी कॉम्प्लीमेंट्री, उसके साथ एडजस्ट होने वाली, उसके साथ जुड़ने वाली मिलेगी बच्चों। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि डीएनए डबल हेलिक्स के अंदर जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, है ना। ये पॉइंट आया समझ में? तो ये उन्होंने बोला कि भाई कॉम्प्लीमेंटरिटी आपको यहां पर देखने को मिलती है बच्चों इन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। तो सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड इज नोन देन द सीक्वेंस। यदि हमें एक चेन की सीक्वेंस पता है तो हम दूसरी चेन की सीक्वेंस बता सकते हैं, दूसरे स्ट्रैंड की सीक्वेंस बता सकते हैं। ऑल्सो इफ ईच स्ट्रैंड फ्रॉम अ डीएनए, लेट अस कॉल इट एज अ पेरेंटल डीएनए, एक्ट्स एज द टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ अ न्यू स्ट्रैंड, द टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, लेट अस कॉल देम एज डॉटर डीएनए, thus produced to be identical to the parental DNA molecule। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मान लो हमने इनको दोनों को अलग अलग कर दिया, इन दोनों को हमने क्या कर दिया बच्चों? अलग अलग कर दिया, ये स्ट्रैंड अलग, ये स्ट्रैंड अलग, और इस स्ट्रैंड के ऊपर एक नया स्ट्रैंड बना रहे हैं, इस पे भी एक नया स्ट्रैंड बना रहे हैं। तो जो अब दो नए स्ट्रैंड्स बनेंगे वो इस पेरेंटल डीएनए, ये जो पूरा डीएनए डबल हेलिक्स था बच्चों, इसकी जस्ट डुप्लीकेट कॉपीज होगी। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रैंड पे जब हम वापस से एक नया स्ट्रैंड बनाएंगे तो वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, ये मॉलिक्यूल बन गया। ये जो अलग से इधर स्ट्रैंड लिया, इस पे जब हम रेप्लिकेशन करवाएंगे तो इस पे जो इधर कॉपी बनेगी वो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी, यानी कि ये वाली एक अलग डीएनए मॉलिक्यूल। तो यदि हम एक डीएनए मॉलिक्यूल को एक टेम्पलेट की तरह, एक बेस की तरह काम में ले रहे हैं नए डीएनए मॉलिक्यूल बनाने के लिए, है ना, तो हर एक स्ट्रैंड से एक नया डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा। यदि पूरा एक डीएनए मॉलिक्यूल या दो स्ट्रैंड्स को टेम्पलेट के फॉर्म में हमने यूज किया तो उनसे दो डीएनए मॉलिक्यूल यहां पर मिल रहे हैं एक पेरेंटल डीएनए से, और ये दोनों डीएनए मॉलिक्यूल जिनको हम डॉटर डीएनए कह रहे हैं ये पेरेंटल डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी होगी बच्चों, है ना। ये यहां पर एनसीईआरटी बोलना चाह रही है। चलो आगे बात करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस द जेनेटिक इंप्लीकेशंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बिकेम वेरी क्लियर। अब ये जो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल था बच्चों वाटसन और क्रिक का, इसके सेलिएंट फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे वो यहाँ पर एनसीईआरटी ने दे रखे, इंपॉर्टेंट है ये। वैसे मैं बायोमोलिक्यूल्स में डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, लिखा चुका हूँ, हैंड रिटन नोट्स वहां पर मेरे हैं बच्चों, बट अगेन क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो एक बार पढ़ेंगे जरूर, रीडिंग जरूर लगाएंगे, क्योंकि चैप्टर्स को यहाँ पर लेक्चर्स को मैं ले किस नाम से रहा हूँ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, तो देखो लाइन्स तो मिस नहीं करेंगे हम, इंपॉर्टेंट है, रिविजन हो जाएगा, अच्छी बात है। The salient features of the double helix structure of DNA are as follows. It is made up of two polynucleotide chains होगी बच्चों। बैकबोन कौन बना रहा है? शुगर एंड फॉस्फेट बना रहा है, और जो बेसेस हैं वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। The two chains have anti parallel polarity होती है, यदि एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम में रन कर रही है तो दूसरी उसके अपोजिट 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तभी स्टेबिलिटी आएगी, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन पाएंगे बच्चों आपस में दो स्ट्रैंड्स के बीच में। The bases in the two strands are paired through hydrogen bond। दो स्ट्रैंड्स की बात कर रहा है ना, दो स्ट्रैंड्स जो आमने सामने उनके बेसेस आपस में कैसे पेयरिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि दो स्ट्रैंड्स को जोड़ने का काम तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स कर रहे हैं बच्चों, H बॉन्ड्स फॉर्मिंग बेस पेयर्स, है ना। एडेनिन हमेशा दो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ेगा विद थायमिन, ठीक, फ्रॉम द अपोजिट स्ट्रैंड एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी थायमिन एडेनिन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा, और गुआनिन साइटोसिन के बीच में बच्चों ट्रिपल हाइड्रोजन यानी कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक। तो ये एक चीज हमेशा याद रखना, क्योंकि एडेनिन और गुआनिन क्या है बच्चों? प्यूरिन्स, ठीक, और थायमिन साइटोसिन क्या है? पायरिमिडिन्स। एडेनिन थायमिन से ही जुड़ेगा, गुआनिन साइटोसिन से, तो प्यूरिन के सामने हमेशा आपको एक पायरिमिडिन, या उल्टा कह सकते हो पायरिमिडिन के सामने हमेशा एक प्यूरिन आपको देखने को मिलेगा। तो एज अ रिजल्ट ऑलवेज अ प्यूरिन कम्स अपोजिट टू अ पायरिमिडिन, दिस जनरेट्स अप्रोक्सीमेटली, और इसी कारण से बच्चों दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में ओवरऑल पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में जब हम पूरे मॉलिक्यूल में एक एंड से दूसरे एंड पे जाएंगे तो डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स यूनिफॉर्म रहता है बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट। एक तरफ प्यूरिन से, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था बायोमोलिक्यूल्स में मैं पढ़ा चुका हूं स्ट्रक्चर, प्यूरिन्स एडेनिन और गुआनिन दोनों सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हैं, एक एक रिंग होती है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, सिंगल सिंगल रिंग के स्ट्रक्चर से। पायरिमिडिन्स दोनों ही, तीनों ही इनफैक्ट डबल रिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पर दो मिल रहे हैं थायमिन और साइटोसिन, दोनों डबल रिंग स्ट्रक्चर है, एक तरफ सिंगल सिंगल वाले, एक तरफ डबल डबल रिंग वाले, तो साइज ऑलमोस्ट बराबर है, प्यूरिन्स की आपस में साइज बराबर है, पायरिमिडिन्स की साइज आपस में बराबर है, इसी कारण से दोनों स्ट्रैंड्स के बीच का डिस्टेंस यूनिफॉर्म रहेगा। मान लो रेंडमली होता है यहाँ पर बीच में कहीं दो दो प्यूरिन जुड़ रहे हैं, दो पायरिमिडिन जुड़ रहे हैं, तो फिर डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स यूनिफॉर्म नहीं रहता बच्चों। आगे बात समझ में? तो ये जो कारण है बच्चों कि दिस जनरेट्स, यहाँ पर आगे एनसीईआरटी ने पूछा भी है कि भाई आप क्या कारण बता सकते हो
कि दो स्ट्रैंड्स के बीच में डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल के अंदर डिस्टेंस यूनिफॉर्म क्यों रहता है, तो उसमें आप कह सकते हो क्योंकि एक तरफ सिर्फ मतलब हमेशा प्यूरिन के सामने आपको क्या मिलेगा, पायरिमिडीन। तो जो ओवरऑल जो थिकनेस है बच्चों बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स, जो दो मॉलिक्यूल्स आपको मिल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस, एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन है, हमेशा इसीलिए डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है बच्चों। यदि बीच बीच में कहीं पर दो पायरिमिडीन और दो प्यूरिन आ जाते तो फिर डिस्टेंस गड़बड़ा जाता। जहां पर दो पायरिमिडीन आ जाते वहां पर डिस्टेंस ज्यादा हो जाता, और जहां पर सिर्फ दो प्यूरिन होते वहां पर डिस्टेंस बहुत कम रह जाता बच्चों, नॉन यूनिफॉर्मिटी आ जाती। ठीक है, द टू चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। आप पढ़ते हो फिजिक्स में भी पढ़ते हो राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग, तो यहाँ पर राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है बच्चों। ठीक है, द टू चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन, याद रखना है आपको, कॉइलिंग जो होगी यहाँ पर हेलिकल कॉइलिंग, दैट इज राइट हैंडेड कॉइलिंग है। द पिच ऑफ द हेलिक्स, पिच का मतलब होता है एक हेलिक्स, एक हेलिकल टर्न बच्चों। जैसे यहां पर ये ऐसे चल रहा है ना, ये चल रहा है, ये दो स्ट्रैंड्स हैं बच्चों आपस में, तो यहां से लेकर ये एक हेलिक्स कहलाता है, ये कंप्लीट एक हेलिक्स है बच्चों। और ये एक हेलिक्स क्या कहलाएगा, एक पिच कहलाएगा। इस एक पिच की लेंथ कितनी है बच्चों, 3.4 नैनोमीटर, और एंगस्ट्रॉम में भी पूछी जाती है, एंगस्ट्रॉम में पूछी जाएगी तो 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी बच्चों। नैनोमीटर का मतलब 10 टू द पावर -9 मीटर, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक है, और ये जो एक पिच है बच्चों, एक हेलिकल टर्न है बच्चों, इसमें अप्रोक्सीमेटली कितने बेस पेयर्स आपको मिलेंगे, 10 बेस पेयर आपको मिलते हैं बच्चों। तो दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 34 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 3.4 एंगस्ट्रॉम में यदि हम बोल रहे हैं तो, या फिर 0.34 नैनोमीटर। यूनिट्स का विशेष ध्यान रखना, आप लोग यूनिट्स में बहुत गड़बड़ी करते हो बच्चों, तो वहां नैनोमीटर में पूछा गया है या एंगस्ट्रॉम में पूछा गया है, इस चीज का याद रखना और अकॉर्डिंगली आंसर देना बच्चों। ठीक है, क्लियर है। तो देखो यहां पर वापस से बता रहा हूं मैं आपको, यहां से लेकर यहां तक ये एक पिच या एक हेलिक्स कहलाता है। इसमें 10 बेस पेयर हैं, इसकी टोटल लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर है बच्चों, है ना। इसमें 10 बेस पेयर हैं, दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, या आप कह सकते हो 0.34 नैनोमीटर हो जाएगा बच्चों। ठीक, consequently the distance between a base pair in a helix is approximately 0.34 नैनोमीटर, या एंगस्ट्रॉम में एक्सप्रेस करना हो बच्चों तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर, ये एक बेस पेयर फिर दूसरा बेस पेयर, तो एक प्लेन जैसे कॉइन्स एक के ऊपर एक या सीढ़ियां एक के ऊपर एक चढ़ती है, वैसे ये बेस पेयर्स एक के ऊपर एक स्टेयर्स बनाते हैं बच्चों। द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स, दिस इन एडिशन टू एच बॉन्ड्स कन्फर्ट स्टेबिलिटी ऑफ द, अल्टीमेटली ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं और जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स हैं बच्चों, ये दोनों मिलकर इस पूरे स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, कैन यू फाइंड आउट व्हाई द डिस्टेंस, तो ये मैंने आपको बता दिया है बच्चों, है ना, कि डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स क्यों कांस्टेंट होता है। एनसीईआरटी ने क्वेश्चन रेज करा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नीट के अंदर आ सकता है, आपके बोर्ड्स में भी आ सकता है, आराम से अब आंसर दे सकते हो बच्चों आप, क्योंकि हमेशा एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा डीएनए डबल हेलिक्स में, इस कारण से हमेशा जो डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स है वो कांस्टेंट रहेगा। यदि प्यूरिन प्यूरिन आ जाते बीच बीच में, पायरिमिडीन पायरिमिडीन आ जाते, क्योंकि प्यूरिन और पायरिमिडीन की साइज में अंतर होता है तो फिर चक्कर पड़ जाता है। प्यूरिन छोटे होते हैं, पायरिमिडीन्स चौड़े होते हैं, वाइड होते हैं बच्चों। ठीक है, द प्रोपोजिशन ऑफ अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर डीएनए एंड इट्स सिंप्लिसिटी इन एक्सप्लेनिंग द जेनेटिक इंप्लीकेशन बिकेम रिवोल्यूशनरी, वेरी सून फ्रांसिस क्रिक प्रपोज्ड द सेंट्रल डोग्मा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई सेंट्रल डोग्मा किसने प्रपोज करा, फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोग्मा प्रपोज किया था, पता होना चाहिए अपने को, स्टार मार्क कर लेना बच्चों। क्या है सेंट्रल डोग्मा, एक्चुअली सेंट्रल डोग्मा ये बताता है कि भाई जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होता है, कैसे वो ट्रांसमिट होती है अप टिल प्रोटीन्स। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसकी मदद से हम हमारे काम के बहुत सारे प्रोटीन्स बनाते हैं हमारी सेल्स के अंदर। तो जो डीएनए है वो इंफॉर्मेशन रखता है प्रोटीन फॉर्मेशन की, वो इंफॉर्मेशन प्रोटीन फॉर्मेशन तक कैसे पहुंचती है या प्रोटीन में कैसे एक्सप्रेस होती है, उसका जो पूरा एक सीक्वेंस है दैट इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा। और सेंट्रल डोग्मा क्या होता है बच्चों, डीएनए रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेट करके क्या बनाता है बच्चों, मैसेंजर। आपस में भी रेप्लिकेट कर सकता है, डीएनए रेप्लिकेशन से डीएनए बना सकता है, और डीएनए के ऊपर मैसेंजर आरएनए भी बन सकता है। जब डीएनए से डीएनए बन रहा है तो उसको डीएनए रेप्लिकेशन कहेंगे, और डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए बन रहा है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं बच्चों। ट्रांसक्रिप्शन की मदद से क्या हो रहा है, डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैसेंजर आरएनए में कन्वे कर दी, हमने ट्रांसफर कर दी। किस फॉर्म में ये इन्फॉर्मेशन होती है, इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, तीन तीन न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन में ये इंफॉर्मेशन होती है। हर एक ट्रिपलेट को हम कोडोन कहते हैं, हर एक कोडोन एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफाई करता है, इंफॉर्मेशन रखता है बच्चों।
ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के अंदर से इस इंफॉर्मेशन को लेकर बाहर आता है इनटू द साइटोप्लाज्म, और बच्चों फिर वहां पर इसकी इंफॉर्मेशन को कौन डिकोड करता है? ट्रांसफर आरएनए करता है बच्चों। और इसकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड्स को लेकर जाता है किसके पास? राइबोसोम्स के पास। राइबोसोम्स किसके बने होते हैं बच्चों? प्रोटीन्स प्लस राइबोसोमल आरएनए के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन्स के बने होते हैं, है ना। और इन राइबोसोम से फिर अमीनो एसिड्स को जोड़कर क्या बनाए जाते हैं बच्चों? प्रोटीन्स बनाए जाते हैं। तो अल्टीमेटली मैसेंजर आरएनए की इंफॉर्मेशन की मदद से प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ। ये जो पूरा प्रोसेस आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे मैसेंजर आरएनए जो इंफॉर्मेशन लाया, पूरा ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन भी इसी चैप्टर में बच्चों आगे। तो कैसे ट्रांसलेशन का पूरा प्रोसेस होता है, अल्टीमेटली मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन को ट्रांसलेशन कहते हैं। दिस इज द सेंट्रल डोग्मा। क्वेश्चन कैसे आता है यहाँ पर? आपको रेप्लिकेशन की जगह तो दे देंगे ए, इसकी जगह दे देंगे बी, इसकी जगह दे देंगे सी। अब आपसे कहेंगे और ये हटा देंगे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, और क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई आप सही ऑप्शन चूज करो। ए में रेप्लिकेशन होना चाहिए, वहां पर फिर बी में ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए, वहां पर फिर, है ना, और सी में क्या होना चाहिए? ट्रांसलेशन होना चाहिए। बाकी ऑप्शंस में उल्टा सीधा करके दे देंगे इनको और आपको सही ऑप्शन चूज करना है। दिस इज द सेंट्रल डोग्मा। इसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बच्चों। चीजें सिंपल सी है, सिर्फ समझने वाली बात है बच्चों। मैं हमेशा कहता हूं ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं कि बायोलॉजी को एक रटने वाला सब्जेक्ट समझते हैं। वो सबसे गलत चीज है बच्चों आप लोगों की। बायोलॉजी अपने आप में एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। जिस दिन से कंसेप्चुअली समझना और पढ़ना स्टार्ट कर दिया ना आपने बायोलॉजी में, आपके मार्क्स भर भर कर आएंगे बच्चों। क्योंकि मैं मानता हूँ बायोलॉजी सबसे ईजी, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बस उसको वो रेस्पेक्ट देना चालू कर दो जो देते नहीं हो। भाई डॉक्टर बनने चाह रहे हो, अल्टीमेटली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में सबसे ज्यादा कम बायोलॉजी आने वाली है आपकी। और अभी भी आपकी गलतफहमी ये होती है कि बायोलॉजी की जगह फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका सिलेक्शन करवा रहे हैं। इनफैक्ट भाई मैं खुद क्योंकि नीट क्रैक कर चुका हूं, तो स्ट्रेटेजी क्या थी? जितने ज्यादा मार्क्स आप बायोलॉजी में स्कोर कर सको कर लो भाई, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं ज्यादा भाई, वैसे तो मेरे फिजिक्स में फुल आउट ऑफ फुल थे बच्चों नीट में, यू विल नॉट बिलीव, है ना। लेकिन ज्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स की क्या स्थिति होती है कि फिजिक्स कमजोर होती है या केमिस्ट्री कमजोर होती है बच्चों। तो मैं कहता हूं कि भाई फिर बायोलॉजी जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको तो इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि उधर जो मार्क्स कम पड़ रहे हैं आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में इधर कवर कर सको। या तो आप 360 में से 360 भी बहुत आसानी से ला सकते हो बच्चों, है ना। तो थोड़ा ध्यान दिया करो। इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन। जो आरएनए वायरसेस होते हैं बच्चों, उनमें पहले आरएनए से डीएनए बनता है ना, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए, और यहाँ पर जो एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, तो इसको हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलता है वायरसेस के अंदर। पूछा भी यहाँ पर कि कैन यू सजेस्ट अ सिंपल नेम टू द प्रोसेस। तो ये जो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है इंफॉर्मेशन का इन आरएनए वायरसेस, ये आरएनए वायरसेस के लिए हम बात कर रहे हैं बच्चों। वहां पर पहले आरएनए से डीएनए बनेगा और फिर बाकी का सेंट्रल डोग्मा सेम होगा, फिर तो बाकी की चीजें जैसे उधर हो रही थी वैसी होगी बच्चों, ठीक है। अब हम बात करेंगे, तो ये जो अभी तक अपन ने पढ़ा है इस चीज को डिटेल में, हद से ज्यादा डिटेल में मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा चुका हूं। अब जो हम पढ़ेंगे ये हमने बायोमोलिक्यूल्स में नहीं पढ़ा है बच्चों, लेकिन इसको भी बच्चों कई बार कई जगह पर आप सेल वाले चैप्टर में पढ़ लेते हो, कई टीचर्स पढ़ा देते हैं बच्चों, ठीक है। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स की बात करेंगे। पैकेजिंग में बहुत सिंपल वे में चलते हैं। पहले एक बार यहां पर मैं आपको बता देता हूं बच्चों, ये जो अभी अपन ने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यानी कि डीएनए चेन की बात करी बच्चों, ये डीएनए चेन अकेली नहीं होती, यानी कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस के अंदर अकेला नहीं होता, ये न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। यहां पर जो मेन मेजर प्रोटीन्स होते हैं बच्चों, उनको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। क्या कहते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स। और ये बेसिक प्रोटीन एल्कलाइन प्रोटीन्स होते हैं। डीएनए तो एसिडिक है बच्चों, ये एल्कलाइन बेसिक इन नेचर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो एल्कलाइन यानी कि बेसिक नेचर वाले अमीनो एसिड्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे लाइजिन हो गया, जैसे अर्जिनिन हो गया, जैसे हिस्टिडीन हो गया बच्चों, वो आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो क्यों है ये बेसिक? बिकॉज ऑफ मेनली बेसिक अमीनो एसिड्स लाइक लाइजिन एंड अर्जिनिन। और ये एसोसिएशन होता कैसे है बच्चों? ये देखो डीएनए की चेन है, ये जो स्ट्रैंड है आपको, ये डीएनए की चेन है। ये बीच बीच में ये जो प्रोटीन्स है हिस्टोन प्रोटीन्स, ये मिलकर एक आप कह सकते हो स्फेरिकल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टामर क्यों कह रहे हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स के 8 मॉलिक्यूल्स यहां पर होते हैं, लेकिन अलग अलग टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स के। तो कौन से टाइप के 8 हिस्टोन प्रोटीन्स मिलकर ये ऑक्टामर बनाते हैं, जिसके अराउंड ये डीएनए चेन कॉइल करती है बच्चों। इन हिस्टोन प्रोटीन्स के टाइप आपको एनसीईआरटी ने नहीं दिए, तो वो आप यहां पर लिख लेना। तो यहां पर जो हिस्टोन ऑक्टामर है, अभी मैं ऑक्टामर की बात कर रहा हूं, इसमें कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे? H2A, H2B, H3
NH4 बच्चों, है ना। इन सभी के दो दो मॉलिक्यूल्स होंगे, तो दो H2A के, दो H2B के, दो H3 के और दो H4 के, अल्टीमेटली 8 जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं बच्चों, वो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स मिलकर ये हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं, जिसके अराउंड डीएनए कोइल करता है। ये जो यूनिट है बच्चों, दोनों की कलेक्टिव यूनिट डीएनए प्लस हिस्टोन ऑक्टामर, जिसके अराउंड ये कोइल कर रहे हैं, इन दोनों को मिलाकर हम क्या नाम देते हैं? इन दोनों को मिलाकर हम नाम देते हैं बच्चों न्यूक्लियोसोम। क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोसोम। डीएनए चेन बहुत लंबी है ना, बहुत लंबी डीएनए चेन है, इसको अपन ऐसे समझेंगे। तो डीएनए चेन में क्या हो रहा है बच्चों? इस तरीके से डीएनए चेन आगे बढ़ती जाएगी और किसके अराउंड कोइल होकर जा रही है बच्चों? ये ऑक्टामर के अराउंड कोइल होकर आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो यहां पर ये एक ऑक्टामर, इसके अराउंड डीएनए कोइल कर रहा है, ये एक न्यूक्लियोसोम, ये एक न्यूक्लियोसोम, ये एक न्यूक्लियोसोम। तो एक डीएनए चेन में आपको बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स मिलेंगे और दो न्यूक्लियोसोम्स को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है बच्चों? लिंकिंग हिस्टोन, जोड़ने वाला हिस्टोन होता है, जो कि H1 टाइप का हिस्टोन होता है। यहां पर ये H1 लिंकिंग हिस्टोन का काम कर रहा है बच्चों। यहां पर आगे बात समझ में, इस तरह से ये जो लंबी लंबी आपको स्ट्रैंड्स मिलेगी बच्चों डीएनए की न्यूक्लियस के अंदर, इनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन फाइबर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रोमेटिन फाइबर्स। और ये कैसा अपीयरेंस देंगे? एक हीरो की या मोतियों की माला की तरह, है ना। बीच बीच में, क्योंकि ये जो आपको न्यूक्लियोसोम्स मिल रहे हैं ये मोटे स्ट्रक्चर्स हैं बच्चों, और बीच बीच में जहां पर दो न्यूक्लियोसोम्स के बीच का पार्ट है वहां पर पतला डीएनए स्ट्रैंड है बच्चों। तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग, नाम क्या देते हैं? बीड्स यानी मोती आप कह सकते हो बच्चों, है ना। स्ट्रिंग यानी कि धागा, एक तार। तो एक धागे पे या एक तार पे मोती लगे हुए हैं, इस तरह का अपीयरेंस आपको क्रोमेटिन फाइबर्स का देखने को मिलेगा जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसका बहुत हाई रेजोल्यूशन होता है, हाई मैग्निफिकेशन होता है, उसकी मदद से आप देखोगे न्यूक्लियस के अंदर बच्चों। आगे बात समझ में, जो नॉन डिवाइडिंग स्टेट होती है, जब सेल रेस्टिंग फेज में डिवाइड नहीं कर रही है बच्चों, तब तो आपको ये बीट्स ऑन स्ट्रिंग प्रॉपर क्रोमेटिन फाइबर्स, पतले पतले क्रोमेटिन फाइबर्स दिखेंगे। एट द टाइम ऑफ डिवीजन, ये हम पढ़ते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में, जब डिवीजन होता है पर्टिकुलरली मेटाफेज की हम बात करें बच्चों, तब ये क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस हो जाते हैं बच्चों, थिक हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, तब इनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स आर नथिंग बट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स बच्चों। ठीक है, अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो जो बेसिक था इस पूरे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स का, वो मैंने आपको समझा दिया है बच्चों। अब एक बार रीडिंग लगा लेते हैं ताकि चीजें रिवाइज भी हो जाए, क्लियर भी हो जाए, अच्छे से याद भी हो जाए हमें। ठीक, स्टार्ट करते हैं। Taken the distance between two consecutive base pairs as 0.34 nanometer या 0.34 into 10 to the power minus 9 meter, if the length of DNA double helix in a typical mammalian cell is calculated simply by multiplying। देखो हमने क्या बोला था, यदि हमें नंबर ऑफ बेस पेयर, शुरुआत में हमने बोला था ना कि हमारे अंदर, हमारी बात करें बच्चों मेमेलियन डीएनए की, तो कितने बेस पेयर होते हैं? टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर हेप्लॉइड कंटेंट के 3.3 into 10 to the power 9 था, टोटल कंटेंट इंटू 2 हो जाएगा 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर। और दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना बोला भी हमने? 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर बच्चों। ठीक है, यदि मैं 0.34 नैनोमीटर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को अल्टीमेटली कितना मिल जाएगा? पूरा लेंथ ऑफ डीएनए मिल जाएगा, क्योंकि कंप्लीट नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि बेस पेयर्स मेरे पास है यहाँ पर, उसको मैंने लेंथ डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर के से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस करा था। सो टेकन द डिस्टेंस between two consecutive base pairs as 0.34 nanometer, if the length of DNA double helix in a typical mammalian cells is calculated simply by multiplying the total number of base pairs with distance between two consecutive base pairs, that is ये तो number of base pairs हो गया, ये distance between two base pairs हो गया, it comes out to be approximately 2.2 मीटर। तो total length of DNA मतलब एक न्यूक्लियस के अंदर जो DNA कंटेंट है बच्चों, हर सेल के एक न्यूक्लियस के अंदर उसकी लेंथ कितनी है? 2.2, 2.25 मीटर के आसपास, है ना। लेकिन यदि हम न्यूक्लियस की बात करें बच्चों, तो न्यूक्लियस का जो डायमेंशन होता है वो ऑलमोस्ट 10 to the power minus 6 मीटर, इतना ही वाइड है बच्चों। तो सिर्फ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 10 to the power minus 6 के बाद हम माइक्रोमीटर की बात कर रहे हैं बच्चों। तो माइक्रोन्स की साइज का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर मीटर के डायमेंशन का डीएनए कैसे आ सकता है? कॉम्पैक्ट होता है ना, काफी कॉम्पैक्ट वे में इसको इसके अंदर रखा जाता है। तो हाउ इज सच अ लॉन्ग पॉलीमर पैकेज इन अ सेल? कॉम्पैक्ट वे में इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये आराम से आप निकाल सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों, जैसा अपन ने वो निकाला है वैसे इसको भी आप निकाल सकते हो, सिर्फ उल्टा करना है यहाँ पर, है ना। सॉरी, यहाँ पर आपको क्या दिया? लेंथ दी है, नंबर ऑफ बेस पेयर निकालने हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना बहुत आसान है।
इन प्रोकैरियोट्स सच एज इकोलाई दो दे डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस द डीएनए, हमें पता है बच्चों प्रोकैरियोट्स के अंदर आपको एक डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मिलता है, जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है या इनफैक्ट हम कहें जेनेटिक मटेरियल होता है बच्चों, वो नेकेड होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इन प्रोकैरियोट्स सच एज इकोलाई दो दे डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड, तो ऐसा नहीं होगा डिफ्यूज नहीं होगा डीएनए, एक जगह पर एक नेकेड सर्कुलर डीएनए के फॉर्म में यूजुअली पड़ा हुआ होता है बच्चों, या कोयल डीएनए के फॉर्म में पड़ा हुआ होता है। तो डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड इज हेल्ड विद सम प्रोटीन्स दैट हैव पॉजिटिव चार्जेस इन रीजन टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं बच्चों, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है विद द प्रोटीन्स दैट इज नोन एज न्यूक्लियोइड बच्चों, ठीक है। यहाँ पर स्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं, ध्यान रखना प्रोकैरियोट्स के अंदर। द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन्स। इन यूकैरियोट्स, ये जो प्रोटीन्स हैं बच्चों, बेसिक प्रोटीन जिनके साथ डीएनए अटैच होता है, दे आर नोन एज हिस्टोन्स। तो इन यूकैरियोट्स दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स, देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड basic proteins called histones. So protein acquires charge depending upon the abundance of amino acids reduces with charge side chains. हिस्टोन प्रोटीन्स का जो पॉजिटिव चार्ज या जो बेसिक नेचर है वो अमीनो एसिड्स की वजह से है बच्चों। अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन अगेन बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया है, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, एसिडिक अमीनो एसिड्स, बेसिक अमीनो एसिड्स। फिर वहां पर हमने ये भी देखा है ज्विटर आयन की बात, वहां से आप बहुत इजीली निकाल सकते हो कि कौन सा अमीनो एसिड्स पर अल्टीमेटली कौन सा चार्ज डेवलप होगा। तो जो बेसिक अमीनो एसिड्स है उन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, इसीलिए जो प्रोटीन्स जैसे हिस्टोन प्रोटीन जिनमें बेसिक अमीनो एसिड ज्यादा होंगे उन पर अल्टीमेट चार्ज भी क्या डेवलप होगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, है ना। तो हिस्टोन्स आर रिच इन द बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यूज लाइसिन एंड अर्जिनिन, पता होना चाहिए हमें, जिसकी वजह से इनके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं बच्चों। हिस्टोन्स जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स, 8 मॉलिक्यूल्स मिलकर एक यूनिट बनाते हैं, ग्लोबुलर यूनिट, दैट इज नोन एज हिस्टोन ऑक्टामर, जो भी मैंने आपको समझाया था बच्चों। इसमें कौन कौन से हिस्टोन्स होते हैं ये मैंने आपको भी बता ही दिया है बच्चों। और इस ऑक्टामर के अराउंड कौन कोइल करता है बच्चों, जो डीएनए वो। तो द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड, और इस यूनिट को हम क्या कहेंगे, डीएनए प्लस हिस्टोन ऑक्टामर को न्यूक्लियोसोम। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो ये जो कॉइलिंग हो रही है इसमें कितने बेस पेयर कवर हो जाएंगे, 200 बेस पेयर कवर हो जाते हैं बच्चों, ये वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए। न्यूक्लियोसोम्स कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमेटिन। ये न्यूक्लियोसोम्स आपस में मिलकर क्रोमेटिन फाइबर्स बनाएंगे बच्चों, जो कैसा अपीयरेंस दे रहे हैं, बीट्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस देते हैं, किसमें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब हम देखते हैं तो बच्चों, ठीक है। द बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमेटिन इज पैकेज्ड टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर्स दैट आर फर्दर कॉइल्ड, और ये क्रोमेटिन फाइबर्स कब कंडेंस हो जाते हैं, द मेटाफेज स्टेज, जब सेल डिवीजन हो रहा होता है बच्चों, टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स दैट कलेक्टिवली, और जब ये कंडेंसेशन होता है बच्चों तो हिस्टोन्स के साथ साथ कुछ और प्रोटीन्स यहाँ पर रोल प्ले करते हैं फॉर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन इनटू क्रोमोसोम्स, और इनको हम क्या कहते हैं, because these are different from histone proteins, these are known as NHC proteins, that is non histone chromosomal proteins। ये कब रोल में आएंगे, जब क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस हो रहे हैं थिक एंड शॉर्ट क्रोमोसोम्स के फॉर्म में, कब होते हैं, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, पर्टिकुलरली एट द मेटाफेज स्टेज बच्चों। इन अ टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड। अब यहां पर एक और क्वेश्चन यहां से बनता है, ये पता होना चाहिए बच्चों, जो हमारा क्रोमेटिन मटेरियल है बच्चों, उसको हम दो जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। जब स्टेनिंग, देखो जो सेल कंटेंट्स होते हैं उनको हम स्टेन कर सकते हैं, दो तरह के डाइज यानी कि स्टेन्स काम में ले जाते हैं, बेसिक स्टेन एंड एसिडिक स्टेन बच्चों। कुछ स्ट्रक्चर्स हमारी सेल के बेसिक स्टेन को एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ एसिडिक स्टेन को एब्जॉर्ब करते हैं। फॉर एग्जांपल बेसिक स्टेन्स की मैं बात करूं तो मिथाइलिन ब्लू बच्चों काम में आता है, हेमेटोजाइलिन काम में आता है, एसिडिक स्टेन्स में यूसिन काम में आता है बच्चों। यूजुअली जब भी किसी सेल को हमें स्टडी करना होता है माइक्रोस्कोप में, तो दोनों तरह के स्टेन हम डाल देते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स बेसिक लेंगे, कुछ एसिडिक लेंगे, और कुछ न्यूट्रल भी होते हैं, दोनों तरह का स्टेन प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं करते हैं बच्चों, ठीक है। तो जो क्रोमेटिन मटेरियल है या हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं बच्चों, या जो जेनेटिक मटेरियल है, ये भी स्टेन होता है, पहली चीज, ठीक है। लेकिन जो स्टेनिंग प्रॉपर्टी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्मली स्टेन नहीं होगा। जब हम क्रोमेटिन फाइबर्स को देखेंगे तो कुछ पार्ट डार्कली स्टेन्ड होंगे, कुछ लाइटली स्टेन्ड होंगे बच्चों, और उस बेसिस पे दो रीजन्स हम इस क्रोमेटिन मटेरियल के डिफाइन करते हैं। तो इन अ टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड एंड स्टेन लाइट। तो कुछ जगह पर पैकिंग जो है यानी कि लेस कंडेंस्ड होता है क्रोमेटिन मटेरियल, उस जगह की जो स्टेनिंग है वो भी लाइट होगी बच्चों, और वो एरिया कहलाता है यूक्रोमेटिन। द क्रोमेटिन दैट इज मोर डेंसली पैक्ड एंड स्टेन्स डार्क, जहां पर डेंसली पैक्ड होगा क्रोमेटिन वो डार्कली स्टेन्ड भी होगा, और वो कहलाता है हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन, यू वर्ड हमेशा नॉर्मल चीज के लिए काम में आता है या फंक्शनल चीज के लिए काम में आता है बच्चों, ये याद रखना। तो जो यूक्रोमेटिन वाला पार्ट है ना बच्चों, एक्चुअली दैट इज एक्चुअली दी ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव, यानी कि हम कह सकते हैं मोर फंक्शनल पार्ट ऑफ द डीएनए है। जो हमने बोला ना अभी सेंट्रल डोग्मा, डीएनए से मैसेंजर आरएनए, फिर आगे इन्फॉर्मेशन जाती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स एक्सप्रेस होती है बच्चों। तो वो जो प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए इन्फॉर्मेशन है वो यूजुअली किस वाले पार्ट में होती है, यूक्रोमेटिन पार्ट में होती है, ना कि हेटेरोक्रोमेटिन। इतना बस ये सिंपल वे में याद रख लो, फिर इससे यदि कोई क्वेश्चन आया तो किसी भी फॉर्म में पूछा जाए थोड़ा सा दिमाग लगा के आप निकाल लोगे बच्चों।
है ना। तो जो फंक्शनल पार्ट है क्रोमेटिन का, दैट इज द यूक्रोमेटिन और द लाइटली स्टेन्ड पार्ट एंड नॉट द हेटेरोक्रोमेटिन और द डार्कली स्टेन्ड पार्ट। जो लाइटली स्टेन्ड है वो लेस डेंस पार्ट है, जो डार्कली स्टेन्ड है वो डेंस, मोर डेंस पार्ट ऑफ द क्रोमेटिन है। कई बार बस गलती क्या करते हो आप लोग, ये याद रख लेते हो यार जो ज्यादा डेंस वो ज्यादा फंक्शनल होना चाहिए, ये गलत है, उल्टा है। जो ज्यादा डेंस वो फंक्शनल नहीं है, इनएक्टिव पार्ट है बच्चों डीएनए का, और जो कम डेंस है जिसको हम यूक्रोमेटिन कहते हैं, दैट इज द फंक्शनल और द एक्टिव पार्ट ऑफ आर डीएनए और द क्रोमेटिन मटेरियल बच्चों। ठीक, आगे बात करते हैं हम द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। अब यहां पर एक सी बात होगी भाई, वैसे तो हमने पहले ही बता दिया कि मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डीएनए एंड नॉट आरएनए। लेकिन डीएनए ही क्यों है, और पहले कौन आया था, इवोल्यूशन पढ़ा चुका हूं और वहां पर इस बारे में चर्चा भी करी है ना। वहां मैंने आपको बता भी रखा है कि एक्चुअली डीएनए से पहले आरएनए आया था, और आरएनए में भी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज है डीएनए की, स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट वही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो फिर आरएनए क्यों जेनेटिक मटेरियल नहीं बना सारे ऑर्गेनिजम्स में, जब पहले वो आ गया था तो डीएनए क्यों बना, इस बारे में आगे यहाँ पर चर्चा है बच्चों, देखते हैं। द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। Even though the discovery of nuclein by Michel and the proposition for principles of inheritance by Mendel were almost at the same time, but that the DNA acts as a genetic material took long to be discovered and proven. By 1926, the quest to determine the mechanism for genetic inheritance had reached the molecular level. Previous discoveries by Gregor Mendel, Walter Sutton, Thomas Hunt Morgan, and numerous other scientists had narrowed the search to the chromosomes located in the nucleus of more cells. But the question of what molecule was actually the genetic material had not been answered. क्या कह रहे हैं यहाँ पर एनसीईआरटी, वे 1926 तक आते आते इतना तो पता चल गया था कि भाई जो जेनेटिक मटेरियल वो न्यूक्लियस के अंदर है, लेकिन ये जेनेटिक मटेरियल बायोकेमिकली एक्चुअली एग्जैक्टली केमिकली है क्या, ये पता नहीं चल पा रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर भाई ये न्यूक्लिक एसिड है, ये प्रोटीन है, क्या है, और इस डायरेक्शन में इस क्वेश्चन के आंसर को देने में मदद करी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट, जो किसने किया था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने बच्चों। देखते हैं, बहुत सिंपल सा और बहुत इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट है बच्चों। इन 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ in a series of experiments with Streptococcus pneumoniae, that is बैक्टीरियम है बच्चों, ये पढ़ते हैं अपन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी न्यूमोनिया कोज करता है। Streptococcus pneumoniae, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, दो पॉजिटिव एजेंट पढ़ते हैं हम न्यूमोनिया के, उसमें से एक Streptococcus pneumoniae के ऊपर ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था 1928 में। ईयर भी याद रखना है, साइंटिस्ट भी याद रखना है, बैक्टीरिया का नाम भी याद रखना है। विटनेस्ड अ मिरेकुलस, चमत्कारिक ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड चेंज्ड इन फिजिकल फॉर्म। अब इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू तो ग्रिफिथ ने ये एक्सप्लेन किया था, प्रूव किया था कि भाई कुछ ना कुछ तो होता है, एक ऐसा मटेरियल जो यदि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाए तो कैरेक्टर ट्रांसमिशन में मदद करता है, अपने साथ इंफॉर्मेशन लेकर जाता है और अगले ऑर्गेनिज्म में भी नया कैरेक्टर एक्सप्रेस कर सकता है। कैसे, उन्होंने एक्चुअली देखो दो तरह के यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की कॉलोनीज ग्रो करी, दो तरह के स्ट्रेन से बच्चों। एक तरह के स्ट्रेन को हम स्मूथ शाइनी स्ट्रेन या स्मूथ स्ट्रेन कहते हैं, जिसको एस से रिप्रेजेंट करा उन्होंने, और एक स्ट्रेन जिसको रफ स्ट्रेन कहते हैं बच्चों, उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मूथ स्ट्रेन को स्मूथ स्ट्रेन कहते क्यों हैं बच्चों, क्योंकि इस ये जो स्मूथ वाली स्ट्रेन है या जो टाइप ऑफ बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया का स्मूथ टाइप, इसकी सरफेस के ऊपर एक स्लाइमी चिकनी कवरिंग मिलती है बच्चों कार्बोहाइड्रेट की, है ना। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज स्मूथ स्ट्रेन। जो रफ वाला स्ट्रेन है टाइप है बच्चों बैक्टीरिया का, उसके ऊपर ये चिकनी कवरिंग नहीं मिलती, ये पॉलीसेकेराइड की कवरिंग नहीं मिलती, इसको इसलिए उसको रफ स्ट्रेन कहते हैं। ये भी देखने को मिलता है, ये भी देखने को मिला ग्रिफिथ को कि जो डिजीज करने की कैपेसिटी होती है, न्यूमोनिया करने की कैपेसिटी होती है, वो स्मूथ वाली स्ट्रेन में होती है, ना कि रफ वाली स्ट्रेन में। जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजीज या जिस पैथोजन के अंदर, डिजीज कॉजिंग एजेंट के अंदर डिजीज करने की कैपेसिटी होती है, उसको हम कहते हैं वायरुलेंट स्ट्रेन बच्चों। तो इन दोनों में से वायरुलेंट स्ट्रेन कौन सी थी, स्मूथ वाली स्ट्रेन वाज द वायरुलेंट स्ट्रेन, रफ वाज नॉट द वायरुलेंट स्ट्रेन, वो वायरुलेंट नहीं थी। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। तो उन्होंने देखो सीधे सीधे अपन एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। उन्होंने क्या करा, जो स्मूथ वाली स्ट्रेन थी, चिकनी वाली स्ट्रेन थी बच्चों, इस वाले बैक्टीरिया को स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया को जब माइस में एक चूहे में इंजेक्ट किया तो चूहा मर गया न्यूमोनिया से, न्यूमोनिया का इन्फेक्शन हुआ और वो मर गया। लेकिन जब रफ स्ट्रेन को उन्होंने इंजेक्ट किया तो इसके इंजेक्शन के बाद भी कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ माइस में, चूहे में कोई न्यूमोनिया डेवलप नहीं हुआ और वो जिंदा रहा, आराम से हट्टा कट्टा रहा, कोई बीमारी उसको नहीं हुई। कारण ये नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन है, ये वायरुलेंट स्ट्रेन है, डिजीज कॉजिंग वेराइटी ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है। ये जो वेराइटी है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की, इससे कोई डिजीज नहीं होता, पहली चीज। फिर उन्होंने क्या करा, अब उन्होंने ग्रिफिथ वाज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम, ही ऑब्जर्व दैट, अब उन्होंने बैक्टीरिया को किल करा गर्म करके, हीट करके। ठीक है, अब हीट करने के बाद जब उन्होंने स्मूथ स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को मरा हुआ, अब ये मरा हुआ स्मूथ स्ट्रेन है बच्चों, स्मूथ टाइप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया मरा हुआ, इसको माइस में इंजेक्ट किया, कोई इंफेक्शन नहीं हुआ,
इसका मतलब जब तक जिंदा था तब तक इन्फेक्शन कर सकता था, मरने के बाद नहीं कर सकता, है ना। अब उन्होंने एक और चीज करी, मरा हुआ स्मूथ स्ट्रेन और जिंदा रफ स्ट्रेन। रफ वाला स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया तो उन्होंने जिंदा लिया और स्मूथ वाला मरा हुआ लिया। इन दोनों का मिक्सचर इंजेक्ट किया माइस में। उन्होंने क्या देखा, चूहे को इन्फेक्शन और मर भी गया। इसका मतलब क्या है, मरे हुए बैक्टीरिया में से कुछ ना कुछ, या मरे हुए बैक्टीरिया में ऐसा कुछ हुआ है इससे जिसकी वजह से ये जो जिंदा बैक्टीरिया था ये रफ स्ट्रेन किसमें कन्वर्ट हो गया, स्मूथ स्ट्रेन में। इसके पास स्मूथ स्ट्रेन की प्रॉपर्टी आ गई। इसका मतलब मरे हुए बैक्टीरिया में से कुछ ना कुछ किसको ट्रांसमिट हुआ है, इस जिंदा रफ स्ट्रेन को, जिसने इसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोला है। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है चेंज कर दिया फ्रॉम रफ टू स्मूथ स्ट्रेन बच्चों, है ना। और ये किसने करा है, जेनेटिक मटेरियल ने। तो इतना तो पता चलेगा कि जेनेटिक मटेरियल होता है बच्चों। आगे बात समझ में, आगे बात करते हैं। और फिर जो चूहा मरा उसमें से जब उन्होंने वापस से बैक्टीरिया एक्सट्रैक्ट करा तो अब रफ नहीं मिला, उनको स्मूथ मिला। इसका मतलब इंजेक्ट उन्होंने जिंदा तो रफ वाला करा था अलोंग विथ किल्ड स्मूथ स्ट्रेन। अल्टीमेटली माइस में से फिर जो एक्सट्रैक्ट करा, वापस आइसोलेट करा, वो उनको स्मूथ वाला मिला। इसका मतलब वो जो रफ अंदर गया था मरे हुए स्मूथ के साथ, वो अब स्मूथ में कन्वर्ट हो चुका है बच्चों, ठीक है। तो ही कंक्लूडेड दैट द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। ये अल्टीमेटली कंक्लूजन है, इसको अपन हाईलाइट कर लेंगे कि अल्टीमेटली जो रफ स्ट्रेन थी वो स्मूथ स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गई बच्चों बाय द हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया। सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, किसकी वजह से, तो जिस मटेरियल की वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसको एग्जैक्टली पता नहीं था अभी केमिकल नेचर, तो उन्होंने क्या नाम दे दिया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि जो हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया था उससे कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल यानी कि मटेरियल ट्रांसफर हुआ है, किसमें, रफ स्ट्रेन में, जिसकी वजह से रफ स्ट्रेन अब क्या बना सकती है, वो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट बना सकती है अपने सरफेस पे, जिसकी वजह से वो स्मूथ हो जाता है और वायरुलेंट बन जाता है। दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, ये माना गया। हाउएवर द बायोकेमिकल नेचर अभी तक हमें पता नहीं थी कि एग्जैक्टली ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल यानी कि मटेरियल ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन टू द रफ स्ट्रेन, है ना, ये है क्या एग्जैक्टली, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये अभी तक पता नहीं था बच्चों। आगे बात समझ में क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट की बात हुई है बच्चों, वहां पर या उस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि एग्जैक्टली ये जो जेनेटिक मटेरियल था इसकी केमिकल नेचर क्या थी। क्योंकि अभी तक काफी ज्यादा साइंटिस्ट ये मानकर चल रहे थे कि ये जेनेटिक मटेरियल क्या होना चाहिए, प्रोटीन, क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी तक हमें किस बारे में थी, प्रोटीन के बारे में, तो हम प्रोटीन चिल्ला रहे थे। तो भाई अब यहां पर ये जो हम नेक्स्ट सेट ऑफ साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं बच्चों, एवरी, मैक्लोइड और मैककार्टी की, इन तीनों ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने ये डिफरेंशिएट किया कि भाई प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होगा या न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल होगा। और उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि प्रोटीन नहीं भाई, न्यूक्लिक एसिड ही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। ये जो अभी आगे का एक्सपेरिमेंट है बच्चों, एवेरी, मैक्लोइड, मैककार्टी का, और बाकी की बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, यानी कि कल करेंगे बच्चों। कल आपको इसका नेक्स्ट पार्ट मिलेगा और परसों इसको हम कंक्लूड करेंगे। बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तसल्ली से पढ़ाना चाहता हूँ, घास नहीं काटना चाहता हूँ बच्चों, ठीक। आज जितना पढ़ाया है एक बार उसको देखें, समझें, रिवाइज करें। मेरे को लगता है एक बार लेक्चर देखने के बाद आपको कुछ अलग से पढ़ने की, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, है ना। कल वापस से मिलते हैं इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो बच्चों सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और हमारी ई लर्निंग ऐप सोचिंग SOCHING को डाउनलोड कर लो। वहां पर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे एट वेरी नॉमिनल कॉस्ट। तो आपका भी डॉक्टर बनने का सपना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पूरा हो। टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट बच्चों।